हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव और आज मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर तुम इस चैनल में नए हो, अगर क्या हो गई क्योंकि चैनल ही नया है, तो ये बता दूं कि इस चैनल में हम लोग एग्जाम या मार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि जो भी टॉपिक्स है ना तुम्हारे सिलेबस में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अगर हम लोग को वो पढ़ के इंटरेस्ट आने लग जाए तो हम लोग को खुद उसके प्रॉब्लम्स करने में मजा आएगा, और मजा आएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे, और ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे तो अपने आप मार्क्स आने लगेगा। तो ये सोच के पढ़ना है। ठीक है, अभी ज्यादा एग्जाम मार्क्स के बारे में मत सोचो, कल भी एग्जाम है तो भी भूल जाओ। ठीक है, जितना भी देर का ये वीडियो है उसको आराम से पूरा एंड तक देखो, और उसके बाद अपने आप तुमको 100% ये गारंटी कर दे रहा हूं मैं कि तुमको चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम हालांकि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। मेरा पहला सवाल तुम सभी से यह है कि सर्कल होता क्या है, व्हाट इज अ सर्कल, है ना? बढ़िया सवाल है। पहले ग्लांस में तो ये सवाल बड़ा आसान लगता होगा, है ना, कि व्हाट इज अ सर्कल, सब जानते हैं सर्कल क्या है। मेरे को भी पता है कि तुमको पता है कि सर्कल क्या होता है ना? बच्चा बच्चा जानता है सर्कल क्या होता है, लेकिन अगर शब्दों में समझाना हो कि सर्कल क्या है, इफ वी हैव टू डिफाइन व्हाट अ सर्कल इज, तो कैसे डिफाइन करोगे? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अ सर्कल इज अ क्लोज्ड राउंड शेप, है ना? सर्कल इज अ क्लोज्ड राउंड शेप। बहुत ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लो कोई एलियन, हाँ, धरती के बाहर से कोई एलियन आया और तुम उसको समझा रहे हो कि सर्कल क्या है, अगर तुम उसको ये बोलते हो कि भाई सर्कल इज अ क्लोज्ड राउंड शेप, और वो कभी सर्कल देखा नहीं है, तो हो सकता है कि वो ये बना दे। ये हल्का फुल्का सर्कल की तरह दिख तो रहा है, लेकिन इज इट एन एक्चुअल परफेक्ट सर्कल? इट इज नॉट, लेकिन ये क्लोज्ड राउंड शेप तो है। तो यानी क्लोज्ड राउंड शेप कहना इज नॉट द करेक्ट और परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। क्या कहें, क्या कहा जाए? कुछ लोग ये कह देते हैं इसके साथ कि इट इज अ क्लोज्ड राउंड एंड सिमेट्रिक शेप। सिमेट्रिक शेप, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा गंदा सा नहीं बनाऊं। हाँ, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इट इज नो, इट इज मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइंस, इट इज अ क्लोज्ड राउंड शेप मेड विद कर्व्ड लाइन। तो भाई अगर मैं अमीबा बना दूं ना, तो इट इज ऑल्सो अ क्लोज्ड शेप विद कर्व्ड लाइंस। देखो, स्ट्रेट लाइन से नहीं बनाई है, तो वो भी कहना काफी नहीं है। और अगर सिमेट्री डालना है तो सिमेट्री भी डाल दो, कोई मना नहीं किया है। ये देखो, इस शेप में सिमेट्री है ना, ये हाफ उस हाफ का मिरर इमेज है। ऐसे भी बनाओगे तो टॉप हाफ बॉटम हाफ का मिरर इमेज है। इस शेप को क्या कहते हैं वैसे तुमको पता है? ऐसे बचपन में इसको एग शेप, ओवल शेप कहते रहते हैं, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल नाम है। इस शेप को कहते हैं एलिप्स, ELLIPS, एलिप्स। लेकिन ये सर्कल तो नहीं है। तो व्हाट इज अ सर्कल? शब्दों में कैसे बयां करें कि सर्कल एग्जैक्टली क्या है? मैं तुमको बताता हूं, ठीक है? और तुम अब अपने आप को एक एलियन समझ लो, और बस जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करते करते एक शेप बनाना, फिर देखना कि वो सर्कल हुआ कि नहीं। ठीक है, तो आई वुड डिफाइन अ सर्कल दिस वे कि इफ वी मार्क द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट टू अ गिवन पॉइंट, देन वी गेट अ सर्कल। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, मान लो, ये मान लो कि इस स्क्रीन पे मैं तुमको आके बोला, पहले तो मैं खुद ही एक पॉइंट मार्क कर देता हूं स्क्रीन पे। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट मार्क कर देता हूं, मान लो यहां मार्क कर दिया, और बोला बच्चों आओ और इस पॉइंट P से ठीक 2 सेंटीमीटर दूर, ये जो भी 2 इंच दूर, 2 फीट दूर, एक पॉइंट मार्क कर दो। ठीक है, बच्चा आया, 2 सेंटीमीटर दूर मार्क करने बोला गया था उसको, वो कहीं यहां मार्क कर दिया। ठीक है, ठीक है, सोच समझ के स्केल से आके मेजर किया, देखा कि अच्छा ठीक है ये 2 सेंटीमीटर है, आके मार्क कर दिया। लेकिन क्या यही वो पॉइंट है जो पॉइंट P से 2 सेंटीमीटर दूर होगा? क्या ये अकेला वो पॉइंट है? क्या नहीं, कोई दूसरा बच्चा आता यहां मार्क कर सकता था, कोई तीसरा बच्चा आके यहां मार्क कर सकता था, चौथा बच्चा आके यहां मार्क कर सकता था। क्या ये 4 पॉइंट सिर्फ यही वो पॉइंट्स है क्या जो पॉइंट P से 2 सेंटीमीटर दूर है? सोच के देखो, तुमको P से सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर चलना है, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो, यहां जाके 2 सेंटीमीटर जाके रुक जाओ, वो पॉइंट भी पॉइंट P से 2 सेंटीमीटर दूर होगा। सोच के देखो कितने सारे पॉइंट्स P हो सकते हैं, सॉरी कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो P से 2 सेंटीमीटर दूर हो? कितने सारे?
अनगिनत। अब यहां पर मेरे पेन के मोटापे पे डिपेंड करेगा कि मैं कितने सारे पॉइंट्स फिट कर पाऊं, है ना। हो सकता है 100 पॉइंट्स फिट कर दूं, बट थ्योरेटिकली सोचा जाए अगर मेरा पेन जितना चाहे पतला हो जाता तो हमेशा उन दो पॉइंट के बीच में मैं और पॉइंट्स ठूस सकता हूं। तो मैथमेटिकली अगर इस बात का जवाब दिया जाए कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर गोइंग टू बी 2 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट पी, तो इट इज इनफाइनाइट पॉइंट्स, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स, करेक्ट। बट अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को मार्क कर दूं, पॉइंट पी से 2 सेंटीमीटर दूर उन सारे पॉइंट्स को मार्क कर दूं, तो जो शेप नजर आएगा मुझे वही एक सर्कल है। तो मार्क करते चला गया, करते चला गया। अब देखो एक बार में सारा अगर मार्क कर दिया तो तुम लोग सोच ही पा रहे हो कि फाइनल स्ट्रक्चर जो मुझे मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, होगा कि नहीं। ये जो बन गया है ना, इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स, पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद पॉइंट, उन सारे पॉइंट्स में खास क्या है, वो सभी पी से 2 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, मेरे एग्जाम्पल में 2 सेंटीमीटर दूर है। अगर हम लोग बताना चाह रहे हैं व्हाट इज अ सर्कल, तो बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कहें कि इफ वी मार्क ऑल द पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी, यानी पी से सेम दूरी मेंटेन करने वाले वो सारे पॉइंट्स को अगर मार्क कर दिया जाए तो जाके हमें एक सर्कल मिलेगा। यही बात मैं यहां लिख दिया हूं, पढ़ लो। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो अगर इस तरीके से हम लोग सर्कल को डिफाइन करेंगे ना, तो हम लोग सर्कल के पार्ट्स के बारे में भी अच्छे से बात कर पाएंगे। जैसे हम अब ये कह सकते हैं कि द गिवन पॉइंट, बोला जा रहा है ना, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मार्क्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, कोई एक दिया हुआ पॉइंट से सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो वो जो दिया हुआ पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, द गिवन पॉइंट विल बी कॉल्ड द सेंटर। अब ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए। द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। और वो जो डिस्टेंस है, मेरे एग्जांपल में वो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर था, the distance that every point on the circle is maintaining from the given point, from the center, वो distance को क्या कहते हैं, यानी यहां से यहां तक का distance को क्या कहते हैं, that distance is called the radius, correct। तो वो भी मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं श्योर हूं कि तुम लोग को मालूम है, बस मैं मार्क करके दिखा रहा हूं और r लिख देता हूं रेडियस के लिए। हाँ, खाली यही दो पार्ट नहीं होते हैं सर्कल में, और भी पार्ट्स होते हैं और ये सब तुमको मालूम होगा। जैसे अगर मैं सर्कल पे 2 पॉइंट उठाऊं, अच्छा देखो एक और बात यहां ना, इंग्लिश का थोड़ा बात समझ लो। अगर मैं कहता हूं सर्कल पे या ऑन द सर्कल, तो ऑन द सर्कल का एक बहुत स्ट्रिक्ट मीनिंग है। ऑन द सर्कल मतलब जो पॉइंट्स मिलके सर्कल बने थे ना, उस पूरे रीजन को, रीजन मतलब क्या, उस लाइन को सर्कल कहा जाता है। ठीक है, ये इस कर्व को सर्कल कहा जाता है। तो ऑन द सर्कल अगर कोई एक पॉइंट उठाना है तो तुम ये पॉइंट नहीं उठा सकते हो, दिस इज इन द सर्कल। ठीक है, दिस रीजन इज इन द सर्कल, ये जो कर्व्ड लाइन है दैट इज ऑन द सर्कल, और यहां बाहर जो पॉइंट है दैट इज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो इफ आई टेक 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड जॉइन इट विद अ लाइन सेगमेंट, तो उस लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाता है, ये तुम्हें क्लास 9 से पता होगा या और बचपन में भी पढ़ लियोगे तो पता होगा। इसे क्या कहते हैं, कॉर्ड। रिवीजन है ये, ठीक है, कॉर्ड। और अगर हम लोग एक ऐसा कॉर्ड बना दे जो सेंटर से पास करता हो, अगर एक ऐसा कॉर्ड बनाए, कोई ना कोई कॉर्ड ऐसा होगा ना, इधर एक पॉइंट चूज किए इधर एक पॉइंट चूज किए, जोड़ेंगे तो वो लाइन सेगमेंट सेंटर से चला जाएगा। ऐसे कॉर्ड को क्या कहते हैं, एक स्पेशल नाम दिया, वो कॉर्ड तो है ही बट उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं, डायमीटर। वो भी बना देता हूं, ठीक है। ये कॉर्ड, डायमीटर वगैरह के काफी सारे प्रॉपर्टीज वगैरह भी होते हैं, क्लास 9 में वो सब सीखोगे। इस चैप्टर में उतना उन सब के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये चैप्टर अगर याद करो तो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी थोड़ा मेंसुरेशन ऑफ द सर्कल से रिलेटेड है। मेंसुरेशन में हम लोग दो चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं ज्यादातर, एक तो सर्कमफरेंस यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, जिसका मतलब होता है कि ये जो सर्कल का बाउंड्री है वो कितना लंबा है, उसका लंबाई कितना है, और दूसरा एरिया ऑफ द सर्कल यानी सर्कल के अंदर कितना जगह है। ये दो चीज के बारे में चर्चा इस चैप्टर में किया जाएगा। ठीक है, देखो सर्कल दुनिया का ना वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेप है, बहुत बहुत साल से लोग सर्कल देखते आए हैं। जैसे स्क्वायर जल्दी तुमको दिखेगा नहीं, अभी तो तुम्हारे क्या है, दुनिया इतना मॉडर्न हो गया, बिल्डिंग बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, खिड़की में स्क्वायर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर तुम समय में पीछे जाते हो, नेचुरली जिस तरीके से अर्थ सिविलाइजेशन इवॉल्व हो रहा था, तुमको जल्दी स्क्वायर या ट्रायंगल्स नहीं दिखेंगे, लेकिन सर्कल दिखते रहेगा।
सन देखे सर्कल, है ना, मून देखे महीना में एक बार तो सर्कल, करेक्ट। तो सर्कल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेप। हाँ, सन वगैरह स्फेरिकल है बट दिखता तो सर्कुलर है। पानी का ड्रॉप गिर रहा है कहीं से, सर्कुलर। बबल फुला है, सर्कुलर। सर्कुलर या स्फेरिकल, 2D में बात करूं तो सर्कुलर। तो सर्कल इज अ वेरी नेचुरल शेप, इसलिए उसका पढ़ाई या उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कई सालों से कई मैथमेटिशियंस करते आ रहे हैं। जैसे कुछ कुछ बात तो तुमको बिना पढ़ाई समझ में आएगा। मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं सर्कल का डायमीटर बड़ा करूं, यानी कि सर्कल, ऐसा सर्कल पकड़ूं जिसका डायमीटर और ज्यादा बड़ा है, तो यह बात पक्का है ना कि उस सर्कल का सरकमफरेंस भी और बड़ा होगा। जाहिर सा बात है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बड़ा डायमीटर वाला सर्कल ले रहा हूं, यानी कि मैं एक ज्यादा बड़ा सर्कल ले रहा हूं, ज्यादा बड़ा सर्कल का सरकमफरेंस भी ज्यादा बड़ा होगा। इस बात में तो कुछ नया है ही नहीं। लेकिन इसमें खास बात यह है, यहां खास बात यह है, देखो यहां पर 3 सर्कल लिया हूं और इनका डायमीटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका लेंथ है d, इस वाले सर्कल का मैं डबल लेंथ वाला डायमीटर ले लिया हूं 2d, इसलिए सर्कल भी बड़ा हो गया, जाहिर सा बात है। और इस वाले सर्कल में थोड़ा और बड़ा ले लिया हूं 3d, तो जाहिर सा बात है कि सरकमफ्रेंस भी बड़ा होते चला जाएगा, है ना, सरकमफ्रेंस भी बड़ा होते चला जाएगा। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि ना केवल सरकमफ्रेंस बड़ा होता चला जाएगा, अगर डायमीटर डबल करते हैं तो सरकमफ्रेंस भी डबल हो जाएगा, और अगर डायमीटर ट्रिपल करता हूं तो सरकमफ्रेंस भी इस सर्कल से ट्रिपल हो जाएगा। यानी कि अगर इस सर्कल का सरकमफ्रेंस था c, तो इसका हो जाएगा 2c और इसका हो जाएगा 3c। समझ में आ रहा है? यानी जो सरकमफ्रेंस का प्रोपोर्शन है वही डायमीटर्स का प्रोपोर्शन है, या इन अदर वर्ड ये कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम डायमीटर डबल किए तो सरकमफ्रेंस भी डबल हो गया, यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है, रेशियो वो नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सच नहीं है। अगर डायमीटर है 1 मीटर, तो मान लो सरकमफ्रेंस था 3 मीटर, होगा नहीं बट मान लो सरकमफ्रेंस था 3 मीटर, तो जब डायमीटर 1 से डबल होके 2 होगा तो सरकमफ्रेंस भी 3 से डबल होके 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं। और जब डायमीटर 1 से ट्रिपल होके 3 होगा तो सरकमफ्रेंस 3 से ट्रिपल होके 9 हो जाएगा। अब ऐसा होने पे तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का अगर रेशियो देखते हो, हालांकि सरकमफ्रेंस का वैल्यू और डायमीटर का वैल्यू बदल रहा है, लेकिन उनका रेशियो इस सर्कल में कितना है, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर 3/1, और इधर क्या है 6/2, अभी भी 3/1, मतलब इधर रेशियो था 3:1, इधर भी रेशियो है 3:1, और इधर भी रेशियो 3:1 ही रहेगा, 9/3 3:1। यानी कि तुम पूरे दुनिया में कहीं से भी एक सर्कल उठा के लाओ, उसका डायमीटर मेजर करो और उसका सरकमफ्रेंस मेजर करो। ठीक है, एक रस्सी लगा के चारों तरफ से, रस्सी को खोल लो, स्केल पे लगा दो, सरकमफ्रेंस मेजर कर लो, डायमीटर मेजर कर लो, उनका रेशियो निकालो, चाहे वो कोई भी सर्कल हो, वैल्यू एक फिक्स नंबर ही आते रहेगा। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो किसी भी सर्कल के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू है, अराउंड 3 है। इनफैक्ट मेरा एग्जांपल ज्यादा भी गलत नहीं था। अगर डायमीटर 1 लेते हो ना, तो सरकमफ्रेंस का वैल्यू अराउंड 3 आता है, 3 से हल्का सा ज्यादा आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम सरकमफ्रेंस से डायमीटर का रेशियो निकाले तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 रहता है। यानी अगर तुम्हारे सर्कल का डायमीटर है मान लो 5 मीटर, 5 मीटर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 5 फीट भी है अगर मान लो, इतना बड़ा डायमीटर है, ठीक है, और उससे एक सर्कल बना दिए, तो वो जो सरकमफ्रेंस का लेंथ होगा वो मोटा मोटी कितना होगा, रफली कितना होगा, 3 गुना ज्यादा, यानी 15 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। ओके, समझ में आ रहा है बात? लेकिन अगर मेरे को एग्जैक्ट लिखना है ना, अगर एग्जैक्ट कि सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर कितना होता है, तो वो जो नंबर है वो एक्चुअली 3, 4, 3.2, 3.6 जैसा कोई मामूली रैशनल नंबर या इंटीजर नहीं है, वो एक्चुअली एक इरैशनल नंबर है। इसके बारे में तुम क्लास 9 में पढ़े हो, तो इसमें मैं नहीं जा रहा हूं कि इरैशनल नंबर क्या होता है, बट ये जो रेशियो है ना वो एक इरैशनल नंबर है, और वो बड़ा पॉपुलर इरैशनल नंबर है। ये भी कह सकते हैं कि वो सबसे पॉपुलर इरैशनल नंबर है, तुम लोग सब जानते भी हो वो क्या है। C/D जो नंबर है वो इरैशनल नंबर का नाम है पाई, PI, पाई। ठीक है, अब ये जो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 3 के आसपास है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, 3.14 के आसपास है। 3.14 एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है, कई लोग को लगता है कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है।
इरेशनल नंबर्स, जितने भी इरेशनल नंबर है, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पकड़ लो, या स्क्वायर रूट ऑफ 3 पकड़ लो, या यूलर्स नंबर ई पकड़ लो, या गोल्डन रेशियो 5 पकड़ लो, जो भी पकड़ो, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स को जब तुम अगर डेसिमल में दिखाने जाओगे ना, तो तुम चाहे जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट लगा दो, तुम एक्यूरेटली उस नंबर को नहीं बता सकते हो। यही इरेशनल नंबर का खासियत होता है। पाई भी एक वैसा ही नंबर है। 3.14 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई का। उसी तरीके से 22/7 भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई का, वो कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, 22/7 तो एक रैशनल नंबर है। न्यूमरेटर में एक होल नंबर है, डिनोमिनेटर में एक होल नंबर है, तो ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। पाई एक इरेशनल नंबर है। तो 3.14 या 22/7 आर अप्रोक्सीमेशंस फॉर पाई, दे आर नॉट द एक्चुअल वैल्यू फॉर पाई। अगर तुम में से ये घुमा के पूछते हो तो फिर सर एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई है क्या, तो मैं बोलूंगा कि भाई जैसे 3 को एक नंबर मानते हो ना, वैसे ही पाई को भी एक नंबर मानो। पहले दिखने में अलग हुआ तो क्या हुआ, ये एक नंबर का ही सिंबल है, ये खुद में एक नंबर है। ये नंबर 3 और 4 के बीच में कहीं आता है, 3 के काफी पास। ठीक है, क्लियर है? तो इसी इक्वेशन से हम लोग घुमा के ये कह सकते हैं, पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि सरकमफ्रेंस, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस डायमीटर का रफली 3 गुना होता है। बड़ा रफली क्यों बोले, अब तो हम लोग इस नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी सर्कल उठा लो, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस डायमीटर से पाई गुना ज्यादा लंबा होगा। पाई गुना, है ना, एग्जैक्टली पाई गुना। पाई खुद 3.14 के आसपास होता है। और हमें पता है कि डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है। तो इसी इक्वेशन को सजा के कई बार ऐसे लिखा जाता है, ज्यादातर बार ऐसे ही लिखा जाता है वैसे, और इसको हम लोग बुलाने लग जाते हैं सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, वेर आर इज रेडियस। करेक्ट? तो अब किसी भी सर्कल का अगर मेरे को सरकमफ्रेंस निकालना है, तो मैं सिंपली उसका रेडियस का वैल्यू यूज करूंगा। पाई, अब देखो, अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टेक पाई एज 22/7, देखो इसलिए वो लोग टेक वर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, पाई इज 22/7 नहीं कह रहे, टेक पाई मतलब कि मान लो कि पाई का वैल्यू मोटा मोटी 22/7 है, या टेक पाई एज 3.14। तो हम लोग क्वेश्चन अगर ऐसा कहता है तो हम लोग पाई में 22/7 या 3.14 डाल देते हैं, फिर सरकमफ्रेंस का वैल्यू निकल जाता है। लेकिन याद रखना कि जब भी हम लोग पाई में 22/7 या 3.14 लेते हैं, तो उससे जो सरकमफ्रेंस का आंसर निकल के आता है वो एक अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि पाई का सही वैल्यू नहीं डाल रहे हम लोग, पाई का सही वैल्यू पाई है। अगर तुमको सबसे सही आंसर देना है तो तुमको अपने आंसर में पाई छोड़ देना चाहिए, पाई ही लिखा रहना चाहिए। जैसे मान लो रेडियस था 5 सेंटीमीटर, तो वैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 इंटू पाई इंटू 5, यानी 10 पाई। ठीक है, 10 पाई वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। ठीक, लेकिन ये तो बात हो गया सरकमफ्रेंस का। याद रखना चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सर्कल के एरिया पे भी हम लोग आएंगे कुछ देर में। पहले तो तुम एक सवाल करो, एक मेंसुरेशन का सवाल करो मेरे लिए। अभी सोचोगे सर सर्कल पढ़ाते पढ़ाते ये अचानक से अनरिलेटेड सवाल कहां से आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाओ सर्कल, इस क्वेश्चन को करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग को ज्योमेट्री मेंसुरेशन थोड़ा सा भी आता है कि नहीं, आता ही होगा। सिंपल सा सवाल है, पढ़ लो, इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन whose each side is d, नहीं सॉरी, whose each side is d unit away from its center। तो रेगुलर पॉलीगॉन है इसलिए उसका एक सिमेट्रिक सेंटर होगा। ठीक है, हर साइड सेंटर से d यूनिट दूर है, तो ये साइड d यूनिट दूर, ये साइड d यूनिट दूर, ये भी d यूनिट दूर, ये d यूनिट दूर, हर साइड d यूनिट्स दूर है। और इस पूरे शेप का जो पेरीमीटर है वो है p। तो बताना यह है कि भाई इस शेप का एरिया क्या होगा, ये बताना है। और ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चन खुद तुमको ये वेरिएबल दे रहा है d और p, तो तुम्हारे आंसर में भी d और p रह सकता है, रहेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं रहना चाहिए। एक और बात, ये जो मैं हेक्सागन बना के रखा हूं ना, ये एक एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए है। ये मत सोच लेना कि मैं बताना चाहता हूं कि इस पॉलीगॉन का 6 साइड है। ये हेक्सागन सिर्फ मेरे मतलब तुम्हारे रेफरेंस के लिए है। असली में ये एक रेगुलर पॉलीगॉन का सवाल है, उसके कितने साइड्स है पता नहीं है। ठीक है, हमें पता नहीं है कितने साइड्स है, ये कैसे एक एग्जांपल बनाया हूं मैं, ताकि हम लोग कुछ वर्किंग शुरू कर पाए। ठीक है, मेरा पेन चलो मैं सॉल्व करूं अब। अगर आंसर आ गया है
तो चेक कर रहा मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है कि हम इस शेप को अलग अलग ट्रायंगल्स में तोड़ दें, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दें और उसको फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी एक है, देखते हैं ये कैसे अप्लाई होगा। डिस्टेंस तो हमको पता है कि हर साइड सेंटर से d यूनिट्स दूर है। एक ट्रायंगल बनाता हूं, बस एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ऐसे ही सारे ट्रायंगल्स का सेम एरिया होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल बना दूंगा, ये ऐसे ऐसे करके, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ये सारे ट्रायंगल्स बिल्कुल आइडेंटिकल रहेंगे, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा, फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया पता चल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर किया जाए, इसका हाइट मुझे पता है कि d है, लेकिन इसका बेस कितना होगा? अब बेस निकालने के लिए थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां मुझे पता नहीं है कि नंबर ऑफ साइड्स क्या है, याद रखना ये हेक्सागोन सिर्फ एक एग्जांपल था, तो मैं मान लेता हूं एक बार के लिए कि नंबर ऑफ साइड्स है n। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स है n। तो बताओ ये साइड कितना लंबा होगा? भाई मेरे को पता है कि टोटल पेरीमीटर है p, यानी सारे साइड का लेंथ जोड़ने से आया है p। तो एक एक साइड p डिवाइडेड बाई n होगा कि नहीं? पूरा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स करने से एक एक साइड का लेंथ पता चल जाएगा, तो p बाई n। तो बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस विच इज p बाई n इंटू d, ये हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। तो बताओ टोटल एरिया क्या होगा? ये भी लिख देता हूं, टोटल एरिया क्या होगा? ऐसे कितने सारे ट्रायंगल होंगे? तो इस बेस के ऊपर खड़ा एक ट्रायंगल, इस बेस के ऊपर खड़ा दूसरा ट्रायंगल, हर बेस के ऊपर अपना ट्रायंगल खड़ा होगा। कितने सारे साइड्स हैं? n। तो कितने ट्रायंगल्स होंगे? n। तो टोटल एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ वन ट्रायंगल इनटू द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो n इंटू हाफ इंटू p बाई n इंटू d। ऐसा करते ही दिखाई देता है कि n जो वेरिएबल हम अपने तरफ से इंट्रोड्यूस किए थे वो कट गया और आंसर आ गया हाफ इंटू p इंटू d। ये है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, मिला लो। हाँ, ये जरूर सोच रहे होगे कि सर हम इस क्वेश्चन का इस चैप्टर से क्या लेना देना है। बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, क्या ये शेप सर्कल है? ये तो हेक्सागन बनाया था, ये सर्कल तो नहीं है ना? क्या ये सर्कल की तरह दिख रहा है? थोड़ा बहुत, है ना, ऐसे ऐसे घूम घूम के मिल तो गया ही है सर, लेकिन ये है तो हेक्सागन क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है। अगर मैं ऐसा ही एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाऊं लेकिन उसके 6 साइड के जगह अगर 20 साइड होते तो क्या वो और ज्यादा सर्कल की तरह नहीं दिख रहा होता? कभी कोशिश कियो 20 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन बनाने का? मैं तो कभी नहीं किया हूं, अभी भी नहीं बना पाऊंगा, बट तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जा रहा होगा कि अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते हैं, अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ता है तो वो जो रेगुलर पॉलीगॉन है वो और ज्यादा सर्कल की तरह दिखने लग जाएगा। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि बोलो कितने सारे साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन मैं बनाऊं कि वो बिल्कुल एक सर्कल दिखने लग जाए। अब अगर 100 साइड्स वाला बनाऊंगा तो काफी ज्यादा अच्छा सर्कल की तरह दिखने लग जाएगा। 1000 साइड का बनाऊंगा तो लोग शायद बोल भी नहीं पाएंगे कि एक सर्कल नहीं है, जब तक जूम करके एकदम एक प्रोट्रैक्टर ना बैठा दें वर्टेक्स पे। लेकिन मैथमेटिकली अगर बात किया जाए कि कितने साइड्स होने पड़ेंगे जिससे कि मेरा रेगुलर पॉलीगॉन बिल्कुल एक सर्कल की तरह दिखने लग जाए, तो उसका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट। तो एक तरीके से अ सर्कल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन विद इनफाइनाइट साइड्स, यानी सर्कल भी एक रेगुलर पॉलीगॉन की तरह तो है, बस उसके साइड्स बहुत ज्यादा है। तो इस सवाल में क्योंकि हम लोग एक रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया निकालना सीख ही गए हैं, तो क्यों ना इस रिजल्ट को एक सर्कल के लिए अप्लाई कर दिया जाए। करेक्ट? तो सर्कल के केस में सेंटर से ईच साइड, हां माना कि सर्कल के केस में ईच साइड जो है बड़ा छोटा सा साइड होगा, बहुत छोटा सा साइड होगा, एक एक साइड बहुत छोटा छोटा होगा, इनफाइनाइट साइड है ना, और हर एक बहुत छोटा होगा, लेकिन सेंटर से उस छोटे से साइड का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? वो क्या कहते हैं उसको? रेडियस कहते हैं। तो अगर मैं सर्कल का बात करूं तो हर एक जो छोटा छोटा साइड है
है ना, यहां पर एक छोटा साइड, फिर छोटा साइड, छोटा साइड, छोटा साइड, इनफाइनाइटली मेनी साइड्स, उन हर एक साइड का डिस्टेंस सेंटर से है आर, है ना, रेडियस। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, अभी हम लोग अपने लिए ही एक फॉर्मूला बना दिए हैं, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इंटू डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर। तो हाफ इंटू, अब बताओ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, यही डिस्कशन हम लोग 2 पेज पहले किए हैं। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर, तो वो डाल देता हूं यहां पे, पेरीमीटर तो मुझे पता है 2 पाई आर इंटू क्या है, डी, डी क्या था, डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर, तो डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर है आर, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, 2 और 2 कट गया, पाई आर इंटू आर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। शानदार। अब घुसे हैं हम लोग इस चैप्टर में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल तो भूल जाओ, पहले एरिया ऑफ अ सर्कल देख लो। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम लोग को ये सालों साल से पता था, ठीक है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं, ये मुझको भी पता है, लेकिन मैं तरीका नया समझा रहा हूं, ठीक है। कम ही लोग होंगे जो इस तरीके से सर्कल का एरिया निकाले होंगे, और कम ही लोग होंगे जो कभी निकालने की कोशिश भी किए हैं, बट देख लो, मजा आ रहा है ना ये देख के, कितना इजीली हम लोग एक रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया का रिजल्ट यूज कर लिए सर्कल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में भी जब पहली बार एरिया ऑफ सर्कल बताया गया था, तो जिस तरीके, वो भी अच्छा तरीका था, उसमें सर्कल को बहुत सारे ट्रायंगल्स में स्प्लिट करके फिर ट्रायंगल को उल्टा सीधा बिछा के एक रेक्टेंगल बना के एरिया निकाला जाता है, बट ये तरीका मेरे को और मैग्निफिसेंट लगता है और एफिशिएंट भी लगता है, ठीक है। तो व्हाट इज अ सर्कल एंड हाउ टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल समझ में आ गया है, व्हाट इज पाई समझ में आ गया है। कोई पूछे व्हाट इज पाई तो तुमको क्या बोलना है, 3.14 नहीं बोल देना, 22/7 मत बोल देना। कोई पूछे व्हाट इज पाई तो बोलना रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ एनी सर्कल, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, तो अब हम लोग बढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें, और 2 चीज है ऐसे सिलेबस में, 2 चीज है, एक है सेक्टर का एरिया निकालना और दूसरा है सेगमेंट का एरिया निकालना। कभी कभार इनका पेरीमीटर निकालने भी पूछा जाता है, सेक्टर का वगैरह। तो सबसे पहले तो यह जानना होगा कि सेक्टर होता क्या है और सेगमेंट क्या होता है। बड़ा आसान है दोनों चीज समझना। सबसे पहले बता देता हूं कि सेक्टर क्या है। कोई भी पिज्जा अगर देखे होगे तो पिज्जा में से एक स्लाइस निकालोगे, वो जो शेप है उसी को कहते हैं सेक्टर। लेकिन अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना होगा तो सेक्टर इज द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियाइज एंड एन आर्क। बना के दिखाता हूं, अगर हम कोई 2 रेडियस बना दें, ठीक है, फिर से हम लोग कहानी इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि भाई पहले हम लोग को सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट चूज करना है, उस दोनों पॉइंट से रेडियस बनाना है, और उन 2 पॉइंट को सर्कल के ऊपर जोड़ते हुए अगर कनेक्ट करेंगे तो पहला बात, इस चीज को क्या बोला जाता है, आर्क, ARC, आर्क। और ये तो है रेडियस, ये भी है रेडियस। तो ये दोनों रेडियस और आर्क के बीच के रीजन को बोला जाता है सेक्टर, SECTOR, सेक्टर। हां, एक बात जान लो, ये जो छोटा वाला रीजन बना उसको कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो इसके अलावा जो रीजन बना, कोई ये भी तो कह सकता है सर मैं ये 2 पॉइंट पिक करा, 2 रेडियस बनाया और इन दोनों पॉइंट को सर्कल पे जोड़ना था, ठीक है, मैं उल्टा कान पकड़ूंगा, मैं तो ऐसे बना पकड़ लिया, तो ये जो बना क्या ये भी एक सेक्टर कहलाएगा? हां, इसको कहेंगे मेजर सेक्टर। यानी पिज्जा का एक स्लाइस उठाने के बाद जितने स्लाइसेस बचे वो मिलके भी एक सेक्टर बनाते हैं, उनको कहते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या है देख के अब पहचान लोगे किस चीज को सेक्टर कहते हैं। देखो ये वर्ड जो है वो अब यहीं से ओरिजिन है उसका, लेकिन ये अब डेली लाइफ में आ चुका है ये वर्ड, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, वहां पे जो सेक्टर वर्ड यूज किया जा रहा है और यहां पे जो सेक्टर वर्ड यूज किया जा रहा है, क्या वो दोनों सेम है? एक्चुअली सेम है। बोलो क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट किया जाता है कि भाई इस बार देश का जो पूरा कमाई हुआ है या जो जीडीपी है उसमें कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर सेक्टर से आया, तो वहां जो सेक्टर बोल रहे हैं ना, वो जो डेटा सबमिट किया जाता है वो पाई चार्ट में किया जाता है। देखे होगे एक सर्कल के अंदर अलग अलग ट्रायंगल दिखा रहे होते हैं कि कितना दूसरा जितने इंडस्ट्रीज है कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी पे।
तो एक एक इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन एक सेक्टर दिखाता है, यहीं से नाम आ रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर, सर्कल का सेक्टर। तो पाई चार्ट से अब वो डेली लाइफ में आ गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह वगैरह। तो सेक्टर क्या है ये समझ में आ गया। सेकंड सवाल उठता है कि हम लोग इसका एरिया कैसे निकालें, और ये भी सोचेंगे कि इसका पेरीमीटर कैसे निकालें, ठीक है। ये समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग बहुत सिंपल सिंपल केस लेके शुरू करेंगे। सबसे पहले इस केस पे आ जाओ, इस वाले सर्कल के केस पे आओ। ये एक सर्कल है जिसका एरिया मैं तुमको बता दिया हूं 40, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस सर्कल का सेक्टर, ये वाला माइनर सेक्टर का एरिया कितना होगा, ये बताना है, ठीक है। तो कॉमन सेंस यूज करके बता दोगे। बोलो कैसे। यहां मैं दिखा रहा हूं कि ये 90 डिग्री है, तो बताओ ये वाला रीजन इस पूरे सर्कल के एरिया का कितना फ्रैक्शन है, कितना हिस्सा है। एक चौथाई है कि नहीं, 1/4 ऑफ द सर्कल है कि नहीं। इट इज अ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट वर्ड बोलते हैं जब हम लोग एक सर्कल को 4 इक्वल हाफ में तोड़ दें, तो एक सेक्टर को बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। तो जाहिर सा बात है कि ये वाला जो एरिया है, अगर पूरा सर्कल का एरिया था 40, तो इस माइनर सेक्टर का एरिया हो जाएगा 10, बचा हुआ मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा 30। इसमें तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हुआ क्या, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क इसमें भूल जाओ, ठीक है, इस क्वेश्चन में भूल जाओ, बस अभी एरिया ऑफ द सेक्टर के बारे में सोचो। समझ में आ गया। यहां पर एक बात बहुत जरूरी है समझना कि कैसे समझ में आया हमें देख के डायग्राम को कि हाँ ये जो माइनर सेक्टर है ये सच में इस सर्कल का 1/4 ही जगह ले रहा है, क्योंकि मैं यहां पे 90 डिग्री का साइन बनाया हूं। उससे क्या पता चला, मुझे पता है, बचपन से पता है कि यहां पे पूरा अगर एंगल मेजर किया जाए तो वो आएगा 360 डिग्री, और 90 डिग्री 360 डिग्री का 1/4 होता है। 360/4 इक्वल टू 90, 1/4 है। तो जितना, बस तुमको यह देखना है कि उस सेक्टर का जो दो रेडियस है उनके बीच में जो एंगल बना वो 360 डिग्री का कितना हिस्सा है। यहां 90 था, तो 90 इज 1/4 ऑफ 360। ठीक पूरे सर्कल के एरिया का उतना ही हिस्सा मेरा माइनर सेक्टर लेगा, ठीक है। समझ में आया। तो दूसरे क्वेश्चन में बढ़ो, इस वाले को देखो। अब इसमें माइनर सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो ये पहले सोचो कि पूरे सर्कल के एरिया का कितना हिस्सा होगा। पूरा सर्कल का एरिया जो भी होगा वो बाद में कैलकुलेट करेंगे, बट यहां दिख रहा है कि माइनर सेक्टर 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ये वर्ड अब ध्यान से समझ लो। सबटेंड मतलब कि दोनों रेडियस मिलके, या ऐसे भी बोला जाता है कि ये आर्क, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जुड़ने वाला आर्क सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इस बात का यही मतलब है कि आर्क के दोनों एंड्स को लेके सेंटर पे जोड़ देंगे तो वो जो रेडियस है उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो सबटेंड वर्ड का यही मतलब है। तो 60 डिग्री बताओ, सेंट्रल एंगल टोटल होता है 360 डिग्री। 360 का कितना फ्रैक्शन है, 60, 1/6। तो पूरे एरिया का, पूरे सर्कल का जितना भी एरिया होगा उसका एग्जैक्टली 1/6 एरिया इस माइनर सेक्टर का होगा। अब इस सर्कल का एरिया क्या होगा ये हम लोग देख लिए, पाई आर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। एक और बात, अक्सर कैलकुलेशंस में जब भी रेडियस का जो वैल्यू है वो 7 या 7 का कोई मल्टीपल है, जैसे 7, 14, कई बार 7/2 भी रहता है, तो तुमको पाई का वैल्यू 22/7 लेने से बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि 7 7 कटने लग जाएगा, जाहिर सा बात है। तो यहां पे एरिया निकालने के लिए मैं पाई आर स्क्वायर तो यूज करूंगा, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 लेके चलूंगा। रेडियस 7 है, दिख ही रहा है, तो आंसर आ जा रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सर्कल का एरिया पता चल गया तो सेक्टर का एरिया मेरे को पता है क्या होगा, 1/6 ऑफ 154, ठीक है। अब वो चाहे जितना भी होता हो, देख लेता हूं, 154/6, 154 डिवाइड बाई 6, 25.66, 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। तो निकल गया। अच्छा, टोटल एरिया के सर्कल में से ये माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि मेजर सेक्टर का एरिया कितना है। या ऐसा भी कर सकते थे, पूरे सर्कल का एरिया का 5/6, 1/6 पार्ट तो ये है, 6 पार्ट में अगर सर्कल को बांट दे तो सिर्फ एक पार्ट माइनर सेक्टर का है और बचे हुए 5 पार्ट 6 में से मेजर सेक्टर के। तो 5/6 ऑफ 154 करते तो मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाता। याद रखना ये 1/6 आया कहां से है, हम लोग अपने आप से ये पूछ रहे हैं कि 60 डिग्री इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री। यानी एक तरीके से ये सोच सकते हो कि ये जो फ्रैक्शन निकला है 60 डिग्री
डिवाइडेड बाय 360 डिग्री करके निकला है। यानी यहां ऊपर में क्या रह रहा है कि भाई मेरा जो माइनर सेक्टर है उसका एंगल कितना है, रेडियस के बीच में एंगल कितना है, वो न्यूमरेटर में रख रहा है और नीचे रख रहा है टोटल 360 डिग्री। समझ में आया? इस क्वेश्चन में हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, वैसे पिछले में भी निकाल सकते थे, बट यहां मैं ये पूछ भी रहा हूं कि लेंथ ऑफ द आर्क ए बी कितना है। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये जो ए बी आर्क है उसका लंबाई कितना है। वैसे एक और बात, आर्क ए बी सिर्फ लिखा रहेगा तो हम लोग को ये नहीं समझ में आएगा कि ए से बी ऐसे जुड़ना था कि ए से बी ऐसे उल्टा रास्ता आके जुड़ना था। तो यहां पर जो मैं मार्क किया हूं उसको कहेंगे माइनर आर्क। माइनर आर्क, तो माइनर आर्क का लेंथ कैसे निकलेगा भाई? जो लॉजिक हम लोग एरिया पे लगा रहे हैं वही लॉजिक हम लोग आर्क लेंथ पे भी लगा सकते हैं। पूरे सरकमफेरेंस का कितना हिस्सा इस आर्क में मिल रहा है? तो भाई पूरा एंगल था 360 डिग्री, उसमें से हम लोग चूज किए खाली 60 डिग्री, करेक्ट? तो पूरे सरकमफेरेंस का सिर्फ 1/6 लंबाई इस माइनर आर्क का होने वाला है। तो ये जो फ्रैक्शन है ना 1/6 जो निकाल के रखे हैं, अगर 1/6 ऑफ द एरिया निकालेंगे तो हमें माइनर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। अगर 1/6 ऑफ द सरकमफेरेंस निकालेंगे तो हमें माइनर आर्क का लंबाई पता चल जाएगा। सेंसिबल बात है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/6 ऑफ 2 पाई आर, वो चाहे जो भी होता हो, 44/6 वो भी देख लेते हैं कितना है, 44 डिवाइड बाई 6 वो होता है 7.33 सेंटीमीटर लंबा है मेरा माइनर आर्क। तो इस पेज के दोनों एग्जाम्पल बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक, आगे बढ़े। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस तुम लोग भी करना शुरू करो। लॉजिक क्लियर है ना? ये जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी जो मैं स्ट्रैटेजी समझाया हूं उससे ये जनरल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वेरिएबल्स में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तुमको आंसर भी वेरिएबल्स में ही देना है। अगर मेरा माइनर सेक्टर सबटेंड करता है थीटा डिग्रीज, ठीक है, दोनों रेडियस के बीच में एंगल है थीटा डिग्रीज, और इस सर्कल का रेडियस है आर, तो बताओ माइनर सेक्टर का एरिया कितना होगा? तो भाई पूरे सर्कल का एरिया पहला बात कितना होगा? वो तो होगा पाई आर स्क्वायर। चलो तो ये हिस्सा भर दिया जाए, थोड़ा नीचे ले आता हूं, शायद ऊपर कट भी सकता है, थोड़ा नीचे ले आते हैं। ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया नो डाउट पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया कितना होगा? तो पहले तुमको यह जानना होगा कि ये जो एंगल है ये 360 डिग्री का क्या फ्रैक्शन है। अगर 90 डिग्री होता तो 90 बाई 360 1/4 फ्रैक्शन होता, ठीक है। 120 डिग्री होता तो 120 डिवाइडेड बाई 360 1/3 फ्रैक्शन होता, लेकिन यहां तो थीटा लिखा है, तो कितना फ्रैक्शन है? थीटा डिवाइडेड बाई 360, यही फ्रैक्शन है। हम लोग इसका आंसर तो दे नहीं सकते ना, थीटा तो वेरिएबल है, इसलिए फ्रैक्शन भी एक वेरिएबल में ही बोलना पड़ेगा। तो कितना फ्रैक्शन है? थीटा बाई 360। तो यानी कि मेरा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर कितना होगा? ठीक वही फ्रैक्शन थीटा बाई 360 ऑफ, जैसे पिछले क्वेश्चन में वो फ्रैक्शन निकला था 1/6, 60 बाई 360 करके 1/6 निकला था, वो फ्रैक्शन इंटू पूरा सर्कल का एरिया कर दिए थे। तो अभी भी वही करेंगे, वो फ्रैक्शन इंटू पूरे सर्कल का एरिया। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेक्टर का। कुछ याद करने का तो है नहीं इसमें, बस पूरे सर्कल का कितना हिस्सा सेक्टर में घुसेगा उससे मल्टीप्लाई करना है, और कितना हिस्सा घुसेगा वो कैसे निकाल रहे हैं? ये देख के कि भाई सेक्टर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है और टोटल एंगल कितना है। टोटल एंगल तो पता है 360 है, तो क्या फ्रैक्शन हो गया? थीटा डिवाइड बाई 360। दैट फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड टू टोटल एरिया ऑफ द सर्कल विल गिव यू द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। और उसी तरह अब तुम मेरे को बताओ लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा, इस आर्क का लेंथ कितना होगा? तो ये फ्रैक्शन कितना है? थीटा बाई 360। लिख देता हूं यहां पे, थोड़ा जगह बनाया जाए। थीटा बाई 360 डिग्रीज इंटू 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि पूरे सरकमफ्रेंस का उतना ही फ्रैक्शन मेरा आर्क लेंथ लेगा जितना टोटल सेंट्रल एंगल का ये थीटा जितना हिस्सा ले रहा है। तो थीटा बाई 360 जो फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड टू द सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये बन जाता है मेरा लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला। हालांकि ये फॉर्मूला कुछ रटने का जरूरत नहीं है, ये तो सोच सोच के लिख लोगे ना। अभी तो सोच के, ये तो मैं प्रॉब्लम क्वेश्चन की तरह दिया था,
थोड़ी बोला ये रहा फॉर्मूला याद करो। ऐसा मेरा कोई भी वीडियो में तुमको कभी नहीं दिखेगा। जिस दिन दिख गया तुम मेरे को कमेंट करना, मैं वो वीडियो डिलीट करके वापस से बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा पानी पी लूं, इसको लिख लो। ठीक है, अब थोड़ा और प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, ये तो एक जनरल वाला हो गया जिसमें थीटा आर ये सब कुछ दिया नहीं था, आंसर में ही थीटा आर वगैरह रह गए। अब लेकिन मैं थोड़ा वैल्यूज वाला प्रॉब्लम देता हूं। ये प्रॉब्लम करो, सिंपल सा प्रॉब्लम है, बिगिनर प्रॉब्लम है, बस देखने के लिए कि तुमको मेरा बात सब समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से करना, टाइम ले लो, उसके बाद मैं करूंगा। अब जब पिछले वाले पेज में हम लोग फॉर्मूलाज निकाल ही लिए हैं खुद के लिए, तो जरा उसको अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा, है ना, वरना एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलेगा। इफ 11 सेंटीमीटर लॉन्ग आर्क, यानी आर्क का लंबाई मेरे को पहले दे दिया गया है। ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, उल्टा सवाल किया जा रहा है। अभी तक एरिया ऑफ द सर्कल से हम लोग आर्क लेंथ निकाल रहे थे, अभी उल्टा है। कोई बात नहीं, मेरे को पता है कि आर्क लेंथ, अच्छा डायग्राम बनाऊं क्या, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो डायग्राम भी बना देता हूं। ये आर्क का लंबाई मेरे को पहले से पता है, क्वेश्चन के द्वारा दिया गया है 11। ठीक है, रेडियस नहीं पता है, लेकिन हां ये पता है कि ये एंगल कितना है। ये एंगल कितना मालूम है, 45 डिग्रीज मालूम है। यानी एक बात तो पक्का हो गया ना कि ये जो आर्क है वो पूरे सरकमफ्रेंस का कितना फ्रैक्शन होगा, ठीक उतना ही जितना 45 होता है 360 का। 45 360 का कितना फ्रैक्शन होता है, 45 by 360 विच इज 1/8, 1/8। तो यानी ये जो लंबाई है पूरे सरकमफ्रेंस का 1/8 है। तो पूरे सरकमफ्रेंस का 1/8 अगर 11 है तो पूरा सरकमफ्रेंस कितना होगा, 88। तो सीधा सीधा समझ में आ गया कि 2 पाई आर इक्वल टू 88। यहां से रेडियस नहीं निकल जाएगा क्या, पाई को मान लो 22/7, रेडियस मान लो, अरे रेडियस 7 कहां से, रेडियस मानो आर, वही तो निकालना है। अब क्या क्या कटा, 22 और 88 कटा, यहां आ गया 4, रेडियस क्या निकल के आ गया, 4 इंटू 7/2, तो बेसिकली 14 निकल के आ रहा है। रेडियस निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना सब कुछ, हाँ सेंटीमीटर में, तो रेडियस पता चल गया 14। अब रेडियस पता है तो एरिया निकालना तो कोई बड़ा बात नहीं है। एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर एरिया इक्वल टू 22/7 इंटू 14 कैलकुलेशन कर लो, ये हो गया 244 इंटू 14 जितना भी होता है। देख लेता हूं फिर से, 44 इंटू 14, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। देखो शुरू का जो कुछ स्टेप्स है मैं लॉजिक से करके दिखाया हूं, तुम चाहो तो लिख के अलजेब्रिकली भी दिखा सकते हो। जैसे शुरू कर सकते हो ये लिख के कि भाई थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर का वैल्यू दिया गया था 11, है ना, आर्क लेंथ दिया गया था, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लेफ्ट पे लिखा हूं, आर्क लेंथ का सवाल में दिया गया वैल्यू राइट पे लिख दिया। यहां पे मुझे थीटा का वैल्यू पता था 45, तो हो जाता 1/8 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 11। देखो इस इक्वेशन में सब कुछ पता है, आर नहीं पता है, आर का वैल्यू निकलता 14। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये तो आसान हो गया, वैसे अभी जो मोस्ट रीसेंट एनसीईआरटी है उसमें इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसमें सेक्टर्स और सेगमेंट्स का मिलाया हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में डाला हुआ आगे स्लाइड्स में, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन मेरे खुद के ही हैं, जिससे मेरे को लगता है कि अगर मेरे सारे क्वेश्चंस अगर तुम कर लिए ना वीडियो के एंड तक, मतलब कर लिए मतलब क्या, खुद से कर ले रहे हो तो भी अच्छा है, नहीं हो पा रहा है तो मेरे करने पे समझ जा रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सारे हो जाने के बाद वीडियो के एंड में फिर तुम एनसीईआरटी निकाल के बैठोगे तो तुमको बहुत ज्यादा चांस है कि सब चीज समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे करना है। ठीक है, या कोई भी बुक इनफैक्ट फॉर दैट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो,
अच्छा साइड का स्क्रीन कट नहीं रहा है ना, पूरा दिखता है ना क्वेश्चन? थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है चलेगा, शायद सब दिख ही जा रहा होगा। थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ बोलोगे तो। ठीक है, अब सब दिख रहा होगा होपफुली। क्वेश्चन पढ़ लिए। अ सर्कुलर पिज्जा, डायग्राम भी बनाया तुम्हारे लिए, वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड्स नहीं मालूम, एक्चुअली वही निकालना आगे चल के। ईच स्लाइस हैड अ पेरीमीटर ऑफ 64। एक स्लाइस, हर दोस्त को इक्वल साइज का स्लाइस मिला है, ठीक है। और हर एक स्लाइस का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब समझ रहे हो ना, हर एक स्लाइस का पेरीमीटर का मतलब ये जो लंबाई है, हर हर स्लाइस एक सेक्टर है, और सेक्टर के 3 साइड्स होते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन और एक कर्व, आर्क वाला कर्व। तो ये तीनों लेंथ को जोड़ के बनता है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर या पेरीमीटर ऑफ द पिज्जा स्लाइस। वो लेंथ मुझे पता है 64, ठीक है। एंड एन एरिया ऑफ 231, यानी हर एक ईच स्लाइस का जो एरिया है ये भी मुझे पता है 231, यानी ये जो एरिया ऑफ द सेक्टर है ये 231 है। तो मेरे को निकालना है कि कितने दोस्त पिज्जा खाए, यानी एक तरीके से निकालना है कि कितने सारे सेक्टर्स बने होंगे, कितने सारे सेक्टर्स बने होंगे कि ये एक सेक्टर का पेरीमीटर इतना हुआ और एरिया इतना हुआ, कितने सेक्टर्स रहे होंगे इस सर्कल के, ठीक है। तो यहां मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता है, ये दोनों चीज लिख लेना जरूरी है। पहले क्या पता है, मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एसईसी लिख रहा हूं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पता है। एक बात बताओ, पता क्या नहीं है? रेडियस पता है क्या? नहीं पता है। नंबर ऑफ सेक्टर्स पता है, कितने सारे स्लाइस है ये भी नहीं पता है। तो इनके लिए ना कुछ वेरिएबल्स मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इस सर्कल का रेडियस है r, तो जब स्लाइस काट के निकालोगे तो ये r रहेगा, ये r रहेगा, ठीक है। मुझे ये नहीं पता है कि कितने सारे स्लाइसेस थे, तो ये भी मान लेते हैं कि n स्लाइसेस रहे होंगे। तो एक बात सोच के बताओ, अगर n स्लाइसेस में पिज्जा को काट दिया गया तो हर सेक्टर कितना एंगल बनाएगा? टोटल में थे 360, अब n हिस्सों में वो पिज्जा को काटा गया है तो हर एक एंगल कितना आएगा? 360 बाई n आएगा कि नहीं? तो ये मेरे को पता चलता है कि ठीक है भाई, ये फिर जो एंगल थीटा है ये थीटा है 360 बाई n। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अब बताओ कि अगर मुझे ये एंगल पता है, पता नहीं है मतलब n के टर्म्स में पता है, एक्चुअल में नहीं पता है, लेकिन अगर मेरे को ये एंगल मालूम है, रेडियस मालूम है, तो आर्क लेंथ निकालना तो आता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यहां थीटा है ये चीज, ठीक है। तो ये आर्क का लेंथ निकाल लेते हैं, लिख देते हैं क्या होगा, ये वाला लेंथ। सबसे पहले ये लेंथ कितना होगा, वो लेंथ L जो है वो हो जाएगा थीटा बाई 360, तो थीटा खुद ही है 360 बाई n, और थीटा बाई 360 करना था, यानी डिनोमिनेटर में 360 रहेगा, यहां बगल में लिख दे रहा हूं 360, ठीक है। तो ये हो गया थीटा बाई 360, या अगर ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है तुमको तो ऐसे लिखता हूं, थीटा बाई 360 लिखना था, लेकिन न्यूमरेटर में खुद ही है 360 बाई n और फिर नीचे है 360, ये अच्छा लग रहा है। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, आर नहीं मालूम, ये हो जाएगा मेरा आर्क का लेंथ। अब देखो एक अच्छा बात है कि 360 कट गया, तो आर्क लेंथ एक थोड़ा सिंपल सा वैल्यू आता है, वो है 1 बाई n इंटू 2 पाई आर, ये मेरा आर्क का लेंथ है। अगर ये मेरे आर्क का लेंथ है तो अब बताओ कि ये पूरा पेरीमीटर का एक्सप्रेशन लिख लेंगे कि नहीं? मैं तो लिख दूंगा, क्योंकि पेरीमीटर बन रहा है ये 3 साइड्स को जोड़ के, यानी r प्लस आर 2r, 2r है ना, 2 तो रेडियस है, और एक है आर्क लेंथ जिसको मैं निकाल के बैठा हूं 1 बाई n इंटू 2 पाई आर, ये पेरीमीटर हो गया। अब मेरे को बताओ एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर मुझे पता है कितना होता है, ये जितना भी एंगल लेगा बाई 360 उससे पता चल जाएगा क्या फ्रैक्शन है, दैट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टू एरिया ऑफ द फुल सर्कल।
तो ये फ्रैक्शन मेरे को पता है थीटा बाई 360 जब करूंगा और थीटा में जब 360 बाई एन डालूंगा तो 360 कटेगा, पिछले बार की तरह 1 बाई एन आएगा। बस इस बार एरिया निकालने के लिए ये 1 बाई एन 2 पाई आर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, रादर पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमें एक स्लाइस का एरिया पता चले। तो एरिया क्या हो जाएगा 1 बाई एन इंटू पाई आर स्क्वायर। मेरे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है। कौन कौन? n कहा गया, n और r, देखो दोनों में ही दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाना चाहिए। पाई को कोई वेरिएबल नहीं मानते हो ना, पाई एक नंबर है, ठीक है, जैसे 2 एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, तो वेरिएबल खाली दो है, r और n, और दो इक्वेशन है, तो दोनों सॉल्व करके अपना रिजल्ट आ जाना चाहिए हिसाब से, करेक्ट। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि कभी भी तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो बड़े मजे से एक लीनियर इक्वेशन बनके सॉल्व होगा। क्लास 10 में एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, हो सकता है जब तुम दोनों को साथ में सॉल्व करने जाओ बाय सब्स्टिट्यूशन या कोई भी मेथड, तो हो सकता है इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाए, जिसके बाद तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के जो तरीके जानते हो, जो तरीके पढ़े हो, उससे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा इस क्वेश्चन में होगा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं सेट किया हूं। देखो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका भी बड़ा एफिशिएंट रहने से बेटर हो जाएगा। ये चीज दिखाई दे रहा है तुम लोग को टेक्स्ट? चलो बड़ा कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहला बात ये दो इक्वेशन है, मैं सेकंड इक्वेशन से ऐसे सब्स्टिट्यूशन यूजुअली जब करते हैं तो अच्छा एक और बात, ये पेरीमीटर का वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, ये पेरीमीटर का वैल्यू है 64, तो चाहो तो मैं ये भी लिख देता हूं, ये मालूम है मुझे, ठीक है। तो अब देखो अक्सर लोग जब दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन से करते वक्त कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं और उस वेरिएबल का जो एक्सप्रेशन निकल जाता है उसको दूसरे इक्वेशन में डालते हैं। हम लोग भी कुछ वैसा ही करेंगे, बट एग्जैक्टली वैसे नहीं करेंगे, थोड़ा और एफिशिएंट बनेंगे। कैसे? देखो इस पहले वाले इक्वेशन में मेरे को एक पाई आर डिवाइडेड बाई एन बैठा हुआ दिख रहा है, और इस इक्वेशन में भी एक पाई आर डिवाइडेड बाई एन बैठा हुआ है, लेकिन आर के ऊपर एक स्क्वायर है। कोई बात नहीं, अगर स्क्वायर नहीं लिखूंगा तो एक आर अलग से लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं ये आर, मतलब इस आर को राइट हैंड साइड में अगर लेके चले जाऊं तो ये दिखेगा इक्वेशन 2, पाई आर बाई एन मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में 231 बाई आर है। अब ये जो पाई आर बाई एन का वैल्यू निकला है 231 बाई आर, इस पाई आर बाई एन के वैल्यू को, पाई आर बाई एन के वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और वही किया हूं। तो पाई आर बाई एन यहां नहीं लिखे, मतलब 2 तो जैसा वैसा ही रहेगा, बट पाई आर बाई एन की जगह डल जाएगा सीधा 231 बाई आर। देखो वही हुआ है, वही किया हूं। सेकंड इक्वेशन में 2 जैसा था वैसा ही है, 2 पाई आर बाई एन था, पाई आर बाई एन की जगह डाल दिया 231 बाई आर। अब मेरा पहला इक्वेशन में सिर्फ आर है, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, 2 को दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो 64 बन गया 32, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, आर कॉमन डिनोमिनेटर लिया, आर स्क्वायर इधर आ गया, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर आर था, उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 32 आर हो गया। 32 आर को लेफ्ट हैंड साइड लाए, अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आई एम डीलिंग विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्मेट में। उसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक सबसे सिंपल तरीका अगर क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है तो वो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, यहां मैं वही किया हूं। अब इस चीज के डिटेल में नहीं जा रहा हूं, देखो साफ साफ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया हुआ है, और मेरे पास आंसर निकल के क्या आ रहा है, दिखाई दे रहा है, आर के दो वैल्यूज निकल के आ रहे हैं, एक निकल के आ रहा है 21 और दूसरा निकल के आ रहा है 11। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूछा तो ये नहीं गया था कि रेडियस कितना है, पूछा तो गया था कि n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, कितने स्लाइसेस बने पिज्जा के। तो ठीक है, अब क्योंकि मुझे r का वैल्यू पता है, अगर मैं r का वैल्यू इस इक्वेशन में, मेरे इक्वेशन 2 को जब मैं सिंप्लीफाई किया था और ये लिखा था, इस इक्वेशन में अगर r का वैल्यू डाला तो, और यहां पर भी डाल दिया, तो अब मेरे को n का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। तो वही मैं कर रहा हूं। देखो इसी इक्वेशन से n क्या हो जाएगा, n इधर गया, r इधर गया, तो पाई आर स्क्वायर 231 नीचे गया बाई 231, n है पाई आर स्क्वायर बाई 231, r का वैल्यू मुझे पता है, r का वैल्यू है 11 या 21, यही दो पॉसिबिलिटी निकला है। क्या दोनों ही से मेरे को एक वायबल सेंसिबल आंसर मिलेगा n के लिए? नहीं। और यही इंटरेस्टिंग है, इससे ऐसा नहीं कि r तक कर लिए फिर r का दोनों वैल्यू दे दिए और छोड़ दिए, नहीं, n जब निकालने जाओगे, यही इस क्वेश्चन का खास बात है कि एंड तक तुमको पेशेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। जब r का वैल्यू 11 लोगे ना, तो जो n का वैल्यू निकल के आता है, देखो 11 डाला, 11 का स्क्वायर बना, एक 11 231 से कटेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि
पूरे कैलकुलेशन के बाद जो एक्सप्रेशन बचता है वो फ्रैक्शनल ही रह जाएगा, वो पूरी तरह कट के डिनोमिनेटर 1 नहीं बनेगा। लेकिन क्या नंबर ऑफ फ्रेंड्स, कितने लोग पिज्जा खा रहे थे, ये बात फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है भाई। जब हम लोग R21 डालते हैं तब क्या होता है, पाई ये है, ये आर स्क्वायर है डिवाइड बाई 231 है, तो 21 इंटू 21। अच्छा 21 और 231 कटता है क्या? चलो कैलकुलेटर में देखते हैं। 231 डिवाइड बाई 21 कटा, और बहुत सुंदर कटा। क्यों? क्योंकि कट के आया है 11। 11 और 22 कटा 2, 7 और 21 कटा 3, 2 इंटू 3 मेरा आंसर बड़ा अच्छा सा आ गया 6। और यही मेरा एक एक्सेप्टेबल आंसर है। दूसरे में से जो n का वैल्यू निकल के आता है जो कि एक फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स फ्रैक्शनल हो नहीं सकते, इसलिए यहां पर हालांकि सिचुएशन क्वाड्रेटिक बना, हालांकि r के भी दो दो वैल्यू आ गए, लेकिन n का खाली एक ही एक्सेप्टेबल वैल्यू आया जो कि है 6, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो एक ही एक्सेप्टेबल आंसर यहां बनता है, वो है 6। ये क्वेश्चन क्लियर है? पूरा क्वेश्चन दिखा ले रहा हूं पहले तो, क्योंकि जूम आउट करूंगा तो शायद ये दिखे ना, तो अगर इसका पिक्चर लेना है तो ले लो, और फिर क्वेश्चन का अगर भी, वैसे तो ये पूरा नोट्स डिस्क्रिप्शन पे तुमको मिलेगा, ठीक है? ये जो भी मैं लिख रहा हूं उसका पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसका कोई चिंता नहीं है, वहां से ले लेना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रिफ्रेशर क्वेश्चन है। हम लोग इसको खाली दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पेन रख देते हैं, तुम भी रख दो। ऐसा क्वेश्चन ना केवल बोर्ड्स, ना केवल स्कूल, बाद में बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते रहता है, ठीक है? बैंकिंग के एग्जाम में और कौन कौन से तो एग्जाम, कैट एग्जाम में आता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 7:15, 7:15 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना है? सबसे पहला बात, मिनट हैंड तो क्लियरली पता है कि जब 7:15 होता है या 3:15 या 2:15, कभी भी मिनट हैंड जब 15 बता रहा होता है तो वो 3 को पॉइंट करता है, यानी कि मिनट हैंड पूरी तरह हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल होता है। जाहिर सा बात है 7 o'clock पे या 7:15 पे आवर हैंड तो बिल्कुल नीचे की तरफ या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तो होता नहीं है, ना वर्टिकल होता है ना हॉरिजॉन्टल होता है, तो कुछ एक एंगल बना रहा होता है, ओब्लीक होता है, ऐसा टेढ़ा होता है। यह भी याद रखना कि 7:15 में आवर हैंड क्या एग्जैक्ट 7 को पॉइंट कर रहा होता है? क्या एग्जैक्ट 7 को पॉइंट करता है? नहीं, वो तो वो 7 o'clock पे करता है। 7 बजते ही जैसे ही समय आगे बढ़ता है, आवर हैंड रुकता थोड़ी है एक जगह, वो 8 की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे 7:30 पे वो एग्जैक्ट 7 और 8 के एग्जैक्ट बीच में होता है, तो 7:15 पे वो कहां होगा? अब अगर इस आवर हैंड के जर्नी को, आवर हैंड के जर्नी को अगर हम दिखाएं, ये 7 है और ये 8 है, तो अगर हम लोग इसको 4 हिस्सों में बांट दें, ठीक है? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, 4 हिस्सों में अगर बांट देते हैं, तो 7:15 में ये सिर्फ पहला 1/4 ड्यूरेशन ही पार किया है, 1 घंटा का। 7 से 8 1 घंटे का ड्यूरेशन, 15 मिनट्स इज जस्ट 1/4 ऑफ 1 आवर, यानी कि ये आवर हैंड 7 से 8 जाते जाते जितना भी एंगल घूमेगा उसका सिर्फ 1/4 ये कवर करेगा 7 o'clock से 7:15 के बीच में, पहले 15 मिनट में। पहले आधा घंटा में आधा कवर कर लेगा और पूरे 1 घंटा में पूरा ही कवर कर देगा। तो नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि भाई बताओ, एग्जैक्ट जब 7 पॉइंट कर रहा होगा और जब एग्जैक्ट 8 पॉइंट कर रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? पहले तो ये बता दो कि एंगल कितना है, यानी कोई भी 2 आवर मार्किंग के बीच में एंगल कितना होता है। ये आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि पूरा सेंट्रल एंगल है 360, और ऐसे कितने सारे हम लोग को घंटे के इंटरवल मिलते हैं? 12, पूरे क्लॉक में 12 आवर इंटरवल मिलता है। तो कोई भी 2 आवर इंटरवल कितना एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर में? 360/12, करेक्ट, जो कि होता है 30 डिग्री। यानी ये 7 को जब पॉइंट करेगा और 8 को पॉइंट करेगा, उसमें वो कितना एंगल कवर करेगा? 30 डिग्री। तो बताओ ये वाला एंगल जब वो सिर्फ उसका क्वार्टर जर्नी, क्योंकि 7:15 ही हुआ है ना अभी, 1 घंटा में से सिर्फ 15 मिनट बीता है, तो वो कितना आगे बढ़ेगा? 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, जो कि होता है 7.5 डिग्री। तो यानी ये मेरा जो छोटा सा एंगल है यहां पे, ये जो एंगल है,
ये है 7.5 डिग्री, बट ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर तो मेरे को ये निकालना है कि ये पूरा एंगल कितना है, ये भूलना मत, ये एंगल निकालना है। देखो अगर हम लोग वो वाला लाइन बनाए जो सीधा नीचे 6 पे जाता है, तो मेरे मिनट हैंड और ये वर्टिकल लाइन में 90 डिग्री होता है ना। तो अब बताओ ये 90 डिग्री वाले लाइन से एग्जैक्ट जब 7 बजेगा वो एंगल कितना है, तो भाई ये आंसर हम लोग कर चुके हैं कि कोई भी 2 आवर के बीच में कितना एंगल सबटेंड होता है, 360/12 विच इज 30 डिग्री, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। तो अब देखो ये पार्ट हो गया 90 डिग्री, ये पार्ट हो गया 30 डिग्री, और उसके बाद ये बचा हुआ पार्ट हो गया 7.5 डिग्री। तो टोटल आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर कितना हो गया, 90 + 30 120 + 7.5 127.5, दिख रहा है ना, 127.5। ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लॉजिक से कर दिए हैं, कुछ फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, ये सब भी करना जरूरी है जिससे हम लोग का मैथमेटिकल लॉजिक शार्प चलते रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला के दुनिया में डूब गए और फिर लॉजिक भूल जा रहे हैं। ये तो क्लॉक का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऐसे, वरना क्लॉक के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट अक्सर मैं कभी देखा नहीं कि वो बोर्ड्स में पूछा गया है, दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कभी कभार बस बोर्ड में इतना पूछ लेता है कि भाई बताओ 7:15 से 7:30 में मिनट हैंड कितना एरिया स्वीप करेगा, कितना एरिया स्वीप करेगा, इस बात का मतलब क्या है, उसमें उस क्वेश्चन में मिनट हैंड कितना लंबा है ये बता देता है कि भाई 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो मिनट हैंड जो रीजन को स्वीप करेगा ना, ऐसे करके स्वीप करेगा, तो वो जो रीजन स्वीप करेगा वो कौन सा शेप है, वो एक सर्कल का सेक्टर होगा। तुम ऐसा सोचो ना कि ये जो मिनट हैंड है उसके नीचे पेंट लगा हुआ है, लाल कलर का पेंट, रेड पेंट, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वो जो क्लॉक का सरफेस उसको लाल करते हुए चला जाएगा पूरा। तो जब वो यहां तक पहुंचेगा तो तुमको दिखेगा कि ये पूरा रीजन तो लाल हो गया, बट वो रीजन शेप कौन सा है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल है। तो वो जो सेक्टर है उसका रेडियस ठीक मिनट हैंड जितना लंबा होगा, और बस तुमको अब अपने आप से पूछना है कि वो एंगल कितना होगा। अब वो डिपेंड करता है मिनट हैंड कितना देर चला, जैसे 15 से 30 पे चलेगा तो 90 डिग्री चलेगा, तो तुमको एंगल पता है, रेडियस पता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो सब क्वेश्चन भी आसान है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगला क्वेश्चन भी आसान है और तुम्हारे पसंद के लिए मैं एक लाया हूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था ना उसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन पढ़ लो। और आई होप अगेन क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना, थोड़ा नीचे भी ले आऊं या दिख ही रहा होगा। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degrees. ठीक है, ये लाइट हाउस है, ये है ओशन या सी जो भी मान लो, और वो ऐसे लाइट फेंक रहा है, लाइट ऐसे स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, कितने दूर तक जाता है लाइट, ये भी लिखा हुआ है, 16.5 किलोमीटर तक जाता है, यानी ये जो डिस्टेंस है कितना दूर तक लाइट पहुंचता है वो है 16.5 किलोमीटर। केएम लिखना चाहिए था मेरे को। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, यानी कि कितना एरिया तक ये लाइट फैला हुआ है, क्योंकि जहां लाइट है वहीं वार्निंग पहुंच रहा है, यही निकालना है कि कितना एरिया तक ये लाइट फैल रहा है। तो ये जो लाइट फैल रहा है ये कौन सा शेप है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू πr²। क्या क्या मालूम है, आर मालूम है, रेडियस ऑफ द सर्कल मालूम है। देखो रेडियस खाली यही नहीं दिख रहा है, दिखता है ये भी रेडियस ही है, सेंटर से सर्कल तक अगर जो डिस्टेंस होता है वही तो रेडियस होता है। तो रेडियस पता है, थीटा पता है, ठीक है, 80 डिग्री, हाँ 80 डिग्री उतना अच्छा वैल्यू नहीं है, तो कैलकुलेशंस यहां पर अगर करने जाओगे ना तो फ्रैक्शंस वगैरह में डेसिमल में आ सकता है आंसर, इसलिए देखो पाई को 3.14 लेने बोला, यहाँ 22/7 लेके ज्यादा फायदा नहीं है। तो थीटा का वैल्यू डाल दिए, आर का वैल्यू डाल दिए, आंसर आ जाएगा। इसका भी कैलकुलेशन में करके रखा हूं, अगर तुम लोग ये क्वेश्चन को किए हो तो फिर मेरा पेन कहाँ गया, अगर इस क्वेश्चन को किए हो तो तुम अपना आंसर मैच कर लो मेरे आंसर से, बड़ा कर देता हूं सोल्यूशन। ये देख लो, ये है सोल्यूशन, और आंसर आया हुआ है 189.97, ठीक है, या 190, कुछ किया नहीं, देखो θ/360 इंटू πr², पाई यहां पर ले लिया हूं 3.14,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही बोला था। कैलकुलेशन किया 189.97 आ गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगले टॉपिक पे बढ़े, आ जाओ। नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का यही है कि हम लोग सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें, और सेगमेंट क्या होता है ये इस डायग्राम से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट पकड़े, कट तो नहीं रहा है ना, फिर से थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है। अगर हम लोग सर्कल पे 2 पॉइंट पकड़ ले और एक कॉर्ड बना दे, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है उसको ही कहते हैं सेगमेंट। अब इस कॉर्ड के दोनों तरफ ही आर्क है, एक है माइनर आर्क और दूसरे साइड है मेजर आर्क। तो अगर हम लोग इस रीजन को पकड़ते हैं तो हम लोग उसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, और अगर हम लोग दूसरे रीजन को पकड़ते हैं तो हम लोग उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। यहां मैं शेड करके माइनर सेगमेंट को दिखाया, लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का एक बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। कैसे निकाल सकते हो, पहले तो खुद थोड़ा देर सोच लो कि इस रीजन का हम लोग कैसे, हाँ इस सर्कल में तो कुछ नहीं दिया, रेडियस वेडियस कॉर्ड का लंबाई एंगल सबटेंडेड कुछ नहीं दिया, बट ऐसे ही अगर सोचो कि कुछ कुछ दिया जाए तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है निकालने का। देखो, अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आ ही गया है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग पहले तो इस सेक्टर का एरिया निकाल ले, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल ले, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल ले, और उस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे, तो जो एरिया बचेगा सेक्टर का वही तो एरिया ऑफ द सेगमेंट है। और बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी है, कोई फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा है। हर क्वेश्चन में तुमको जिसमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, किसी तरीके से पहले सेक्टर का एरिया निकालना है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया उससे, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर जो एरिया बचा कहना है यही है मेरा एरिया ऑफ द सेगमेंट। बिल्कुल लॉजिकल। तो सीधा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट बाउंड बाय अ कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के एक बार डायग्राम बनाना भी सीख लेते हैं। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7, तो रेडियस मालूम है और कॉर्ड जो हम बनाएंगे वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। देखो, कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, बात का मतलब भी बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। अगर मैं एक ऐसा कॉर्ड बनाऊं, मान लो ऐसा है और ये रहा सेंटर, तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड मतलब ये कॉर्ड के अगर दोनों एंड्स को ले जाके मैं सेंटर पे मीट कराऊं तो वो रेडियस के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। अभी तक सबटेंडेड का मतलब शायद तुमको समझ में आ ही रहा होगा। वो मेरे को सवाल बता दिया गया है, वाला बता रहा है कि ये जो एंगल है वो है 120 डिग्री, ठीक है। रेडियस भी मालूम है, सर्कल का रेडियस भी दे दिया गया है, 7 है। पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट बाउंडेड बाय द कॉर्ड इन दिस सिचुएशन। ठीक, कैसे निकालें? तो सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे, करेक्ट, यही तो स्ट्रेटेजी है। फिर उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, उस पर आते हैं। पहले एरिया ऑफ अ सेक्टर निकाल के बैठ जाते हैं। 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री है ना, दिस इज द फ्रैक्शन दैट द सेक्टर टेक्स ऑफ द होल सर्कल, विच इज 1/3। 120 by 360 इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 7 दिख रहा है तो मैं 22/7 लूंगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। ये जो भी हो गया 1/3 ऑफ 154, ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा एरिया ऑफ द सेक्टर। अब इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट, तो ये बात भी लिख देता है, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही अपना फोकस है अभी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकाले? देखो, जब भी ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे ना, हर एक बार विदाउट फेल एक अच्छा चीज हो रहा होगा कि ये जो ट्रायंगल बनेगा कॉर्ड को बेस लेके, ये जो दो रेडियस को लेके जो ट्रायंगल बनेगा हमेशा ही आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। होगा कि नहीं, बोलो क्यों? क्योंकि भाई ये साइड और ये साइड हमेशा दोनों ही रेडियस रहेंगे, तो रेडियस तो इक्वली होंगे ना, सेम लेंथ का रेडियस रहेगा एक ही सर्कल का, तो इसलिए ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस। अब उसका फायदा यह है कि अगर तुम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड गिराते हो यहां पे, तो वो बेस को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। ये एज अ प्रॉपर्टी भी सिखाया जाता है क्लास 9 में कि इफ वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन टू अ कॉर्ड देन द कॉर्ड इज बाइसेक्टेड बाय द परपेंडिकुलर। तो ये अगर एक 90 डिग्री गिराएंगे तो ये जो है बिल्कुल हाफ हाफ कटेगा,
ठीक, लेकिन इससे अपना क्या फायदा है? देखो याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो किसी तरीके से मेरे को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है, और मेरे लिए ये लंबाई जो है ये है बेस, ये है मेरा बेस, और ये जो है ये है हाइट। ना बेस का लेंथ पता है ना हाइट का लेंथ पता है, कुछ भी नहीं लग रहा है पता है। पता किया जा सकता है क्या? तो कैसे निकाले, बेस कैसे निकाले, हाइट कैसे निकाले, दोनों ही नहीं पता है। तो देखो एक चीज तो पता है ना, ये लेंथ पता है 7। ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आइडेंटिकल ट्रायंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, करेक्ट। तो अगर इस ट्रायंगल में किसी तरीके से हम लोग ये h निकाल ले और ये b निकाल ले, तो आई मीन ये लेंथ निकाल ले, तो इस लेंथ का डबल कर देंगे तो पूरा बेस पता चल जाएगा। लेकिन इस ट्रायंगल को यूज करके भी सवाल यही उठता है कि ये h लेंथ कैसे निकालेंगे। तो देखो ये पूरा एंगल अगर 120 डिग्री है तो आधा यहां जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब अगर तुम क्लास 10 में हो तो इस पॉइंट पे तुम्हारा मन करेगा कि थोड़ा राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री यूज किया जाए, क्योंकि एक साइड पता है और इस राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर के एंगल पता है, और एंगल बहुत अच्छा भी है 60 डिग्री 30 डिग्री। तो एक साइड पता रहने से दूसरा साइड पता चल जाता है बाय यूजिंग साइन कॉस टैन रेशियोज। लेकिन अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बड़े फैन नहीं हो तो मैं तुमको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं, जो तुम याद रखोगे ना तो ऐसे कैलकुलेशंस बहुत जल्दी होने लग जाएंगे। कहीं भी अगर तुमको एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे जिसमें एक एंगल 60 डिग्री है और दूसरा एंगल 30 डिग्री है, तीसरा तो 90 होगा ही क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन एक 30 है एक 60 है, तो मेरा एक बात तुम याद कर लो। सबसे पहला लॉजिकल बात कि 30 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगा वो सबसे छोटा साइड होगा, है ना। देखो 30 डिग्री मतलब ये मुंह पतला सा खुला, ये मुंह पतला खुला तो एक छोटा लाठी फिट हो पाया इस पे। लेकिन 60 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड फिट होगा वो 30 डिग्री वाले से तो लंबा होगा, और ऑब्वियस है 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो है वो तो सबसे लंबा होगा, वो हाइपोटेन्यूज है। लेकिन इसमें वर्सेस इसमें कौन ज्यादा लंबा, तो 60 के ऑपोजिट जो है वो ज्यादा लंबा, कौन ज्यादा छोटा, 30 के ऑपोजिट में जो है वो ज्यादा छोटा। ठीक है, अब मेरा दूसरा फैक्ट याद रखो, तुमको अगर हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता है जो कि यहां पर दिख रहा है 7, तो 30 डिग्री के ऑपोजिट में जो लेंथ है ना वो हमेशा इसका आधा होगा, 7 का हाफ होगा, यानी यहां पे जो हाइट का वैल्यू है वो होने लग जाएगा 3.5। ठीक है, क्लियर। और अब अगर तुमको 30 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है उसका लंबाई पता चल गया है जो कि है 3.5, तो 60 के ऑपोजिट में जो लंबाई है ना वो कितना होगा, हाँ 3.5 से ज्यादा तो होगा ही, बट कितना ज्यादा होगा, तो √3 टाइम्स ज्यादा होगा। जितना भी ये लंबाई है 3.5 है उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको ये लेंथ पता चल जाएगा। यानी मैं कहने का ये कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल लग रहा है, ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, और अगर ये लेंथ है मान लो 2x, तो 30 डिग्री के ऑपोजिट उसका हाफ होगा, 2x का हाफ x, और 60 डिग्री के ऑपोजिट में x का √3 टाइम्स होगा, √3x। इसका पिक्चर ले लो, ठीक है। ये कुछ नहीं, बस पाइथागोरस थ्योरम से आया है, और दो ट्रायंगल को जोड़ के, वो तुम मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में देख लेना। अभी के लिए बस ये याद रख लो ताकि ये क्वेश्चन आगे बने। हाँ, एग्जाम में दिखाने के लिए कैसे निकालोगे h का वैल्यू, तो एग्जाम में दिखाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा कि भाई अगर हम ये ट्रायंगल पकड़े, और तुमको अपने डायग्राम में पहले तो साइड्स का नाम देना पड़ेगा, पूरे कॉर्ड का नाम दे दो AB, सेंटर का नाम दे दो O, और जहां पे परपेंडिकुलर कॉर्ड को मिल रहा है उसका नाम दे दो P, और लिखना शुरू करो इन ट्रायंगल AOP। इन ट्रायंगल AOP हमें क्या क्या पता है, मुझे AO का लेंथ पता है जो कि है हाइपोटेन्यूज, मुझे एंगल AOP पता है जो कि है 60 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूं कि साइन ऑफ 60 डिग्रीज क्या होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, या ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 60 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एक बार के लिए उसको x बोल देता हूं, ठीक है, बाद में x का डबल करेंगे तो ये बेस लेंथ पता चल जाएगा। तो साइन ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाएगा, x/7 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो x का वैल्यू क्या आएगा 7 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो 7 √3/2, ये आ गया है मेरा हाफ ऑफ द बेस। x जो है ये याद करो, x का जो लंबाई है दैट इज हाफ ऑफ द बेस,
तो बेस का लेंथ कितना हो जाएगा 7√3, ये मेरा बेस का लंबाई आ गया। क्लियर? बेस का लंबाई। हाइट कैसे निकलेगा? हाइट भी इसी ट्रायंगल में निकल जाएगा। बोलो कैसे? भाई मैं साइन 60 यूज किया तो ये ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज मिला, साइन 30 डिग्री करूंगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा 30 के ऑपोजिट, या ऐसा कह सकता हूं कि अगर cos 60 यूज करूंगा तो भी ये साइड मिलने लग जाएगा, दिस साइड बाई 7 हो जाएगा cos 60, चलो वही कर लेता हूं, एंड cos 60 इसी ट्रायंगल में cos 60 इज इक्वल टू h बाई 7, तो h इज इक्वल टू 7 इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है हाफ, तो 7/2, ये मेरा हाइट है। तो देखो अब दोनों चीज पता है, बेस पता है, हाइट पता है, तो एरिया निकल ही जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, हाफ इंटू 7√3 इंटू 7/2। हाँ कैलकुलेशन दिखने में बहुत गंदा लगेगा, 49√3/4, कितना गंदा सा, कुछ कट भी नहीं रहा है, यही वैल्यू आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या करें यही है। और फाइनल आंसर देने के लिए तुमको एरिया ऑफ द सेक्टर, भूल मत जाना कि चल क्या रहा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाल के बैठे हैं 154/3 था शायद, हाँ 154/3 माइनस 49√3/4, और आंसर ऐसे ही छोड़ दो, बुक्स में भी देख लो, एनसीईआरटी उठा के देख लो, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर इतना ही लेवल तक सिंप्लीफाइड है, इसके आगे क्या करोगे, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकता है, और ऐसा में ही तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 154/3 माइनस 49√3/4 लिखना इज इनफ। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर अगली लुकिंग आंसर्स इन क्वेश्चंस ऑफ एरिया रिलेटेड टू सेगमेंट्स, उसमें क्योंकि जब भी ये ट्रायंगल यूज करोगे, जब भी यहाँ पे ट्रायंगल का हाइट निकालोगे या ये लेंथ निकालोगे ना, तो वो कुछ इरेशनल आने का चांस काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इन्वॉल्व है ना, या तुम बोल लो कि साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यूज में √3 इन्वॉल्व रहता है या √2 इन्वॉल्व रहता है, इसलिए आंसर तुम्हारा गंदा बनना शुरू हो, मतलब दिखने में गंदा बनना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर है, स्ट्रैटेजी भी क्लियर है, कैसे हम लोग स्ट्रैटेजी अप्लाई करें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाले और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये अगला क्वेश्चन करो, पहले खुद से थोड़ा देर कोशिश करो, एरिया ऑफ द सेगमेंट ही निकालना है, यानी ये डैश्ड या शेडेड रीजन का एरिया निकालना है बाय अ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, यानी ये जो ए बी का लंबाई है ये इस बार मुझे पता है कितना है 14, पूरा कॉर्ड का लंबाई है 14, ठीक है, और क्या पता है, रेडियस पता है 7√2, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड दिया नहीं है, तो तुमको लगेगा सर अभी एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे भी कैसे, θ/360 का थीटा तो दिया नहीं है, तो घबराने का नहीं है, पहले तो हम लोग को जो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे क्या क्या हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं ये देखते हैं। रेडियस मुझे पता है 7√2, ये पिंक कलर नहीं, ये पीच कलर से लिखूंगा 7√2, ये भी 7√2, जहां जहां रेडियस दिख रहा है दोनों जगह लिख दिया, करेक्ट। एक और बात मुझे पता है कि अगर मैं ओ से एक परपेंडिकुलर गिराऊं अपने कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और फिर ये जो लंबाई है आधा लंबाई, ये वाला जो लंबाई है ये कितना होगा, इस पॉइंट को P बोल देते हैं, तो पी बी का लेंथ होगा 7, और उसी तरह ए पी का लेंथ भी होगा 7, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो ये साइड निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स के बारे में पता है, हाइपोटेन्यूज है 7√2, बेस है 7, तो परपेंडिकुलर का लेंथ निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, ओपी का लेंथ, ओपी का लेंथ हो जाएगा रूट ओवर ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 7√2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और ये करोगे तो आ जाएगा 7, यही आ रहा है ना, कैलकुलेट करके देख लो 7 आ जाएगा, यानी ये लेंथ भी आ गया 7, यानी कि ये ना केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बड़ा खास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 7, ये है 7, यानी ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल यानी दोनों ही लेंथ 7 है, 7 के ऑपोजिट में जो दोनों एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होता ही है, और अगर ये 90 है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो बताओ उनका वैल्यू कितना होगा, 45 और 45, सिंपल मैथ, ये भी 45 और ये भी 45, और अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आइडेंटिकल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये टोटल एंगल निकल गया ना 90, जो हम लोग को नहीं पता था शुरू में,
व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, थीटा का वैल्यू नहीं पता था, अब पता है 90 डिग्रीज। अब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। पहले हम लोग निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, निकाल सकते हैं। ये कहां गया, ये नहीं, ये है क्वेश्चन, यही है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। अगर मेरा एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर 90 डिग्री है, तो यानी ये पूरे सर्कल का कितना फ्रैक्शन एरिया ले लेगा, 1/4। पूरे सर्कल का एरिया होगा कितना वैसे यहां पे, पाई आर स्क्वायर का 1/4 अगर कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ द सेक्टर। करेक्ट, जगह बनाओ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर, जो कि कैलकुलेट भी कर लेता हूं, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2। ठीक है, चलो 7√2 इंटू 7√2 दो बार लिख देता हूं। 7 कटा, √2 इंटू √2 कटा, मतलब 2 बनेगा और फिर 4 से कटेगा 2, ये कटा 11, तो बचा 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया ऑफ द सेक्टर है। अच्छा सा आंसर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया, तो भाई अब ये आधा आधा करके क्यों निकाल ले, पूरा ही निकाल देते हैं ना। हाइट तो दिख ही रहा है 7 है, बेस भी दिख रहा है 14 है, तो हाफ इंटू 7 इंटू 14, 2 और 14 कटा 7, 7 इंटू 7 49, एरिया ऑफ ट्रायंगल अच्छा सा वैल्यू आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब 77 माइनस 49 कर दो, 77 माइनस 50 कर दोगे 27, 27 प्लस 1 कर दिया 28। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट is area of sector minus area of triangle which is 77 minus 49 कितना है 28। क्लियर है ये क्वेश्चन, इजी। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग लगे तुमको क्वेश्चन में, तो तुरंत क्वेश्चन को ब्लेम मत कर देना या छोड़ मत देना। अगर कुछ क्वेश्चन कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रहा है तो ये भी देखो कि कुछ एक दूसरा इंफॉर्मेशन भी दिया गया है, क्योंकि अक्सर ऐसे एरिया रिलेटेड टू सेगमेंट्स में कभी ऐसा होता है कि कॉर्ड का लेंथ बताया जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं कॉर्ड का लेंथ बताया हूं, तो उससे कुछ ना कुछ पता चलेगा आगे चल के। ठीक है, तो तुमको विथ प्रॉपर होप सारा इंफॉर्मेशन लिखना है और देखना है कि इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या कंक्लूड किया जा सकता है, क्या इस एंगल के बारे में कुछ छिपा हुआ इंफॉर्मेशन है। तो देखो इस क्वेश्चन में पता चल गया कि वो छोटा एंगल 45 डिग्री और डबल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, फिर से छोटा कर दे रहा हूं वरना दिखाई नहीं देगा। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट बाउंड बाय अ 7 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज एट द सेंटर। डायग्राम भी तुम्हारे लिए तैयार है, डायग्राम बड़ा करके देख लो। 60 कॉर्ड जो है उसका लेंथ दे दिया है 7 है, ठीक है, कॉर्ड का लेंथ 7 है और वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब ये क्वेश्चन मैं बहुत स्पेसिफिक रीजन के कारण इंक्लूड किया हूं। क्या रीजन है, देखो पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये जो ट्रायंगल बनता है हमेशा आइसोसेलेस बनता है, आइसोसेलेस बनता है क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो जाहिर सा बात है ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, इसको मार्क किया जाए, ये और ये दोनों रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये 60 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो पहला बात 180 में से 60 हटा दो, बचा कितना 120। 120 को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, 60 और 60, यानी ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60। तो क्या ये ट्रायंगल बड़ा खास नहीं हो गया? अगर ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? तीनों एंगल इक्वल, यानी ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर कॉर्ड का लेंथ मेरे को क्वेश्चन में दिया गया था 7, तो ये लेंथ भी 7 और ये लेंथ भी 7, यानी मेरे को देखो दिया नहीं था रेडियस, लेकिन रेडियस पता चल गया है ना। फिर से इंफॉर्मेशन को घुमा के दिया गया है, मैं ही दिया हूं तो 7 7 7, अब मेरे को पता चल गया है कि ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखो यही लिख रहा हूं कि यही मेरा आगे का स्ट्रैटेजी होने वाला है। अब यहां पे, अब क्योंकि तुम लोग क्लास 10 में हो, तो मेरे को एक तुमसे उम्मीद ये रहेगा कि तुमको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक डायरेक्ट मेथड मालूम होना चाहिए कि अगर तुमको साइड का लेंथ पता है तो उससे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने का, पता है तुम लोग को। अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एक साइड है a, तो उसका एरिया कैसे निकाला जाए, √3a² करके। अगर ये बात नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस चीज का तुम पिक्चर ले लो, कुछ नहीं है जो मैं अभी बताया हूं ना, उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, उसका रीजनिंग बड़ा सिंपल है। क्या है,
तुम्हारा ट्रायंगल का एक हर साइड ए है, परपेंडिकुलर गिरा है, नीचे का बेस a/2 में बढ़ गया, हाइट निकालना है तो इस राइट साइड वाले राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करो, ये लेंथ a है, ये लेंथ a/2 है, पाइथागोरस थ्योरम से h निकल जाएगा, निकल गया √3a/2। तो हाइट पता है, बेस पूरा पता था a, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू जो अभी अभी हाइट निकाले हैं, और उसी से पता चल गया कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है √3a²/4। वो पता चल गया तो हम लोग डायरेक्ट इस ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूला से निकाल देंगे, a का वैल्यू है 7, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो आता ही है, θ/360 ऑफ πr², तो 60 है यहाँ पे, यानी क्या हो गया फ्रैक्शन 1/6, 60/360 1/6 ऑफ πr², ये रेडियस 7 है ना, तो एरिया ऑफ द सर्कल होगा 154, इस बात को याद ही कर लो, ठीक है। ऐसे सर्कल जिसका रेडियस 7 होता है उसका एरिया होता है 154, तो 154 इस पूरे सर्कल का एरिया है, डिवाइड बाय 6 कर दो, जो भी आता है 77/3 आएगा, तो 77/3 इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, उसमें से सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग √3/7²/4, जो बचा वो तुम्हारा आंसर है। और अगर तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दियो अच्छे बच्चे के जैसा, तो अपना वर्क यहां से कर लो मैच, ये रहा, ठीक है, ये रहा एरिया ऑफ द सेक्टर, वो निकल के आया 77/3, वर्बली भी कर दिए थे, माइनस √3a²/4, a है 7 तो √3 इंटू 7² 49/4, और ऐसे ही आंसर छोड़ देना, आंसर गंदा तो वैसे ही छोड़ो, कुछ ज्यादा सोचो मत, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में मैं तुमको एक मैथमेटिशियन बनाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तुमको खुद के लिए एक फॉर्मूला बनाना है, मेक अ फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेगमेंट। अभी तक हर क्वेश्चन में हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट ही निकाल रहे थे, है ना, तो उसके लिए अब एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। अभी तक तो मैं तुमको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, जैसे जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए तो कोई फॉर्मूला हम लोग यूज कर नहीं रहे। वैसे भी सिलेबस में भी एनसीईआरटी बुक देखोगे तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है कि दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को वो निकालने का कोशिश करना है। इसलिए अब तुम एक मैथमेटिशियन हो या बनने जा रहे हो, देखो बन पाते हो कि नहीं। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल थीटा डिग्रीज एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो डायग्राम ये रहा, एरिया ऑफ सेगमेंट का बात हो रहा है, यानी यहां पर कौन सा एरिया का बात हो रहा है, ये वाला शेडेड रीजन, है ना। और अभी तक की स्ट्रैटेजी से तुमको ये पता चल गया होगा कि अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हमें सेक्टर, पूरे सेक्टर यानी पिज्जा वाले स्लाइस के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सबट्रैक्ट करने से एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। उसी बात को मैं यहां लिख दिया हूं। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बड़ा आसान है, अगर हमें थीटा पता है और रेडियस पता है, अभी तक हर क्वेश्चन में निकाले जा रहे थे। 360 का थीटा फ्रैक्शन इनटू पूरे सर्कल का एरिया करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई सेक्टर का एरिया क्या है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, θ/360 इंटू πr²। मुसीबत यहां इसलिए आता है क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बचपन से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते आए हैं, लेकिन इस ट्रायंगल का क्या हमें हाइट नजर आ रहा है, नजर शायद आ भी जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या है ये तो नहीं पता है। अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें तो ये इसका हाइट होगा, लेकिन ये हाइट होगा कितना, ना इसका बेस का लेंथ पता है, वो भी तो नहीं पता है। हम लोगों को तो कुछ और ही पता है इस ट्रायंगल के बारे में। मुझे पता है कि इस ट्रायंगल में ये एक एंगल थीटा है और इसके दो साइड्स जो है वो आर है, ऑब्वियस बात है ये भी आर ही होगा क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना ही इस क्वेश्चन का असली चैलेंज है, इसीलिए मैं इस ट्रायंगल को अलग से यहां पर दिखाया हूं। सेम ट्रायंगल है, हाँ, इसी ट्रायंगल को निकाल के यहां लेके आ गया हूं, ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिराया है ए बी कॉर्ड पे। क्लास 9 का सर्कल्स तुमको याद होगा तो तुमको ये भी याद होगा कि जब हम एक परपेंडिकुलर गिराते हैं एक कॉर्ड पे सेंटर से, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसलिए देखो मैं यहां पे जब कॉर्ड गिराया परपेंडिकुलर गिराया कॉर्ड पे, तो ये कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया, इसलिए मैं एक हिस्से को एक्स बुला रहा हूं, दूसरे हिस्से को भी एक्स ही बुला रहा हूं, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा ट्रायंगल दो इक्वल ट्रायंगल्स में बढ़ गया है, तो थीटा एंगल भी दो इक्वल एंगल्स में बढ़ जाएगा, θ/2, करेक्ट। मेरा एम ये है कि मैं इस ट्रायंगल का हाइट पता कर लूं और बेस पता कर लूं, ताकि मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, करेक्ट। कैसे पता करें बेस और हाइट? सबसे पहले इस ट्रायंगल पे नजर डालो, इस ट्रायंगल को ओपीबी ट्रायंगल कह सकते हो। इस ट्रायंगल में क्या हम लोग थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री यूज करके एक्स
या y का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ भाई, कैसे? देखो, अगर मान लो मेरे को x का लेंथ निकालना है, r पता है, हाइपोटेन्यूज पता है कि वो रेडियस है r, और ये एंगल पता है थीटा बाई 2, तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल में साइन थीटा बाई 2 क्या होगा? साइन थीटा होता है थीटा के ऑपोजिट पे जो साइड बैठा है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बाई 2 शुड बी इक्वल टू x बाई आर, वही बात मैं यहां लिख दिया हूं, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई आर। यहां से समझ में आता है कि x हो जाएगा r इंटू साइन थीटा बाई 2, होता है ना, x इज इक्वल, तो ये जो लेंथ है ये निकल के आ गया है r साइन थीटा बाई 2। तो जाहिर सा बात है पूरे बेस के लेंथ का बात करेंगे तो वो उसका डबल हो जाएगा, इसलिए मैं यहां लिख दिया हूं कि ए बी विच इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल विल बी 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, बेस निकल गया, हाइट कैसे निकाले? तो भाई फिर से इसी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, लेकिन कुछ और रेशियो यूज करते हैं, साइन नहीं यूज करके। देखो इस थीटा के लिए बेस, जिसको तुम बेस बुलाते हो, या एडजेसेंट कौन सा है? ये वाला साइड है, करेक्ट। तो cos थीटा बाई 2 क्या होगा इस ट्रायंगल में? cos थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 मतलब ये वाला एंगल, इसके लिए बेस है ये ओपी, बेस बोलो या मैं बोलता हूं एडजेसेंट, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है ये, तो लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू y बाई r, ये है y, हाइट को लिख रहा हूं y बाई r, तो वहां से y निकल के आता है r इंटू cos थीटा बाई 2, और यही मेरा हाइट है। तो अब मुझे ट्रायंगल का बेस पता है, ट्रायंगल का हाइट पता है, मैं ट्रायंगल का एरिया लिख सकता हूं कि नहीं? लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यहां मैं खाली जगह छोड़ा हुआ था, अब लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है? 2r साइन थीटा बाई 2। हाइट क्या है? r cos थीटा बाई 2। हाँ, ये 2 कट सकता है, ये r मल्टीप्लाई होके r स्क्वायर बन सकता है। करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और यहां पर अब तुम देखोगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर को मैं नहीं छेड़ूंगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो ये हाफ और 2 कट सकता था, लेकिन मैं काटूंगा नहीं। तुम बोलोगे ये क्यों? अभी समझ में आएगा। r इंटू आर हो गया आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ आर स्क्वायर या आर स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकता था। बचा क्या है? बचा हुआ है 2r, नहीं r तो चला गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, करेक्ट, यही बचा हुआ है ना। कहने को तो यही मेरा आंसर है, एरिया ऑफ सेगमेंट का यही फॉर्मूला है कि अगर सेगमेंट थीटा डिग्री सबटेंड करता है सेंटर पे और सर्कल का रेडियस r है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल लो भाई कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा। लेकिन इस फॉर्मूला का एक बहुत अच्छा सिंप्लीफिकेशन है। अब तुम क्योंकि क्लास 10 में हो तो शायद तुमको इसके बारे में अभी नहीं पता होगा, लेकिन क्लास 11 में जाते ही कुछ महीनों बाद तुम ये सीखोगे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यानी कि 2 साइन कोई एक एंगल है a, फिर कॉस, वापस से वही अगर एंगल लिखा है a, 2 साइन a कॉस a, तो इसको लिखा जा सकता है साइन 2a। ऐसा क्यों होता है ये तुम मेरे ट्रिग्नोमेट्री के ये तो वन शॉट है ना, ये सारे वीडियोस जो मैं डाल रहा हूं वन शॉट है। मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को जाके देखोगे, जिसमें अलग अलग पार्ट्स में मैं चैप्टर पढ़ाया हूं, तो तुमको समझ में आएगा कि ये क्यों है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस हम लोग इस रिजल्ट को यूज करके अपने फॉर्मूला को और सुंदर बना देंगे। तो यहां 2 साइन ए की जगह कौन लिखा है? थीटा बाई 2, है ना, ए का यहां रोल कौन प्ले कर रहा है? थीटा बाई 2। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मैं क्या लिखूंगा? साइन 2, अब ए की जगह आने वाला है थीटा बाई 2, फिर 2 कट जाएगा, तो ये पूरा चीज सिर्फ बन जाएगा साइन थीटा। वाह भाई वाह, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ये वाला एंगल होना था, क्योंकि ये एंगल थीटा बाई 2 है, 2 कट जाएगा, तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा। यानी मेरे एरिया ऑफ सेगमेंट का एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला निकल के आता है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकल के आता है? इक्वल टू, सबसे पहले तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, पिज्जा स्लाइस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, आर स्क्वायर बाई 2, हाफ आर स्क्वायर याद रखना बाहर था, 2 को काटे नहीं थे, ताकि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 मिले एक, ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर पाए, है ना। इसलिए याद करो, मैं ये 2 यहां काटा नहीं, क्योंकि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 को मैं लिख पाऊंगा सिर्फ साइन थीटा, ये लिख लो।
ये है मेरा फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेगमेंट। तुमको अगर इस फॉर्मूला पे विश्वास नहीं है ना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जिसमें मैं बता दे रहा था कि थीटा कितना है, रेडियस कितना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, एक बार उन क्वेश्चंस को पीछे जाके वापस करो, थीटा का वैल्यू इस फॉर्मूला में डालो, आर का वैल्यू डालो, देखो जो ये फॉर्मूला आंसर देता है क्या वही अपना आंसर निकल के आ रहा था। एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हो डायरेक्टली क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ये फॉर्मूला, लेकिन तुम्हारा आंसर तुम हमेशा वेरीफाई कर सकते हो इस फॉर्मूला में आर और थीटा का वैल्यू डाल के, जल्दी निकल जाएगा ना, तो वेरीफाई कर सकते हो कि भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है या नहीं। और एग्जाम को अगर माथे से निकाल देते हैं तो भाई मजा ही आया, अपना जो इतना देर से जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसके लिए वंस एंड फॉर ऑल एक फॉर्मूला ही बना दिया, तो बन गए हम लोग मैथमेटिशियन। ठीक है, आई होप इतने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने से तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही चैप्टर कवर हो चुका है। अब तुम चाहे एनसीईआरटी से करो, आर डी शर्मा से करो, कॉन्सेप्चुअली तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली जितना तुम अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि भाई एग्जाम डे पे भी मैं अच्छा करूंगा। लेकिन एग्जाम वगैरह सब भूल जाए तो आई होप ये वीडियो देख के तुमको मजा आया होगा, है ना। सर्कल कितना अच्छा शेप है, उसका एरिया निकालने में मजा आता है, ये समझ में आया होगा। और अगर मजा तुमको आ रहा है तो अब प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस तो करना ही एनसीईआरटी के, आर डी शर्मा के। मैं तुमको एक होमवर्क देके छोड़ना चाहता हूं और वो होमवर्क क्वेश्चन को तुम नोट कर लो, ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जरूरी है कि तुम अपने लिए एक डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन पढ़ लो, सिंपल सा है, इसमें की आइडिया यही है कि तुम डायग्राम अच्छा से बनाओ और फिर इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कमेंट्स में आंसर लिखो। देखो कमेंट्स में आंसर ताकि तुम दे पाओ, पाई को ये ले लेना 3.14, वरना टाइप करना मुश्किल हो जाएगा। शायद √3 भी इन्वॉल्व होगा इस आंसर में, तो √3 को 1.7 ले लेना। ठीक है, √3 को 1.7, पाई को 3.14, इस अप्रोक्सीमेशन के साथ एक फाइनल वैल्यू ऑफ आंसर निकालो और उसको कमेंट करके बताओ कि क्या है। देखते हैं कितने लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझे हैं। ये क्वेश्चन कर लोगे ना तो पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा वापस, एरिया ऑफ सेक्टर यूज हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट यूज हो जाएगा, सब कुछ यूज हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मैं क्लास 10 के हर चैप्टर के वीडियोस डालने वाला हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर एंजॉयिंग माय वीडियो, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय।